स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। लग रहा है कि आप लोग थक गए हैं और अभी तीन आज को मिला के 4 लेक्चर बाकी है पॉलिटी को खत्म होने में और कोई जोश नहीं दिख रहा आपके अंतर्गत। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं वीडियो के लेक्चर में कोई एक देखा है तो कोई 2 देखा है और पता नहीं जो शुरू के 2 वीडियो हैं उसमें 40 तक कैसे देख सकते हैं, जबकि हमने लिमिटेड 6 ही लोगों को शेयर किया है। ठीक है ना? तो मे बी जो भी हो, ध्यान में ये रखना है कि भाई अपने अंतर्गत जोश लाइए। बनना है तो बनना है, कोई रोक ना पाए। ठीक है ना? फिर रिग्रेट ना रहे कि ओह थोड़ा सा मेहनत कर लिए होते तो हम एसडीएम बने। जब आप मेहनत ही करने पे उतर गए हो तो जम के करो। ठीक है ना? सब कुछ एक किनारे में रख दो। ऐसा है ना कि घर वाले साथ अगर 6 महीना आप काम दे रहे हो तो 6 महीना में गुस्सा आ जाएंगे या कुछ ऐसा रोस्ट हो जाएंगे या आपके कोई भी रिश्तेदार होने दो यार। 6 महीने के बाद जैसे ही बनोगे ना वो सब आपके पास भागे भागे आएंगे और सब गुस्सा वगैरह जो भी होगा डिस्प्यूट वो सब खत्म हो जाएगा। बस जम के पढ़ो। हम तो कह रहे हैं सिर्फ 3 घंटे ही पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, कंटिन्यूटी रखो। जिस दिन से बोल दिया ऐसा नहीं क्या संडे है कल मंडे है। 6 महीने के बाद जब सिलेक्शन ले लेना, संडे मंडे ट्यूसडे जो भी है, अरे इवन जब अपॉइंटमेंट मिलेगा उसके बीच में बहुत गैप है, करो ना मस्ती, कितना करोगे? ठीक है? तो ऑनलाइन जो भी आप पढ़ रहे हो मटेरियल दिया जा रहा है उसको सीरियसली पढ़ते चलो। ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो चलना है, टू द पॉइंट चल रहे हैं। और चूंकि टाइम कम है, हम चाहते हैं कि मार्च से पहले खत्म हो जाए या मार्च ज्यादा से ज्यादा जाए, मार्च तक जाए। ठीक है ना? तो 15 मार्च तक जाए और उसके बाद खत्म हो जाए। तो 15 मार्च तक आप लोग भी टारगेट रखो। देखो मेंस तैयार हो जाएगा और आंसर लिखने का प्रैक्टिस मैं दावा कर रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। इतना दिमाग खोलूंगा कि रटने की कोई नहीं है, बस पढ़ के समझ लो एक बार। फिर जब बताएंगे तो कहेगा हाँ ये रिकॉल है। फिर एक दूसरे से कनेक्ट करना अभी से सीखो। जो टॉपिक पढ़ रहे हो कनेक्ट करना सीखो। ठीक है? एक दूसरे से उस पॉइंट को कहीं और यूज कर सकते हो, ये सोचो। अगर कोई अच्छी बात मिल रही है उसको कहीं और यूज कर सकते हैं कि नहीं, ये सोचो। सोचना पड़ेगा और तभी अच्छे नंबर आएंगे, तभी टॉप लेवल के पोस्ट मिलेंगे। ठीक है? वरना सिलेक्शन के लिए फिर तरस जाएंगे। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ से जो भी टॉपिक स्टार्ट हुआ, जो पीछे हमने बताया था कि संविधान की तुलना, वो कहीं नहीं मिलेगा। ये तितिर बितिर इसके बाद जो आगे है ना वो आपके नंबर फेचिंग है। बहुत कम लोग इसको पढ़ाते भी हैं। ठीक है ना? तो एक आता है हित समूह और दबाव समूह। दबाव समूह बोले या प्रभावक समूह, इंटरेस्ट ग्रुप एंड प्रेशर ग्रुप। क्या ये पहला क्वेश्चन हमारे मन में ये आ रहा है, क्या ये दोनों सेम है, हित समूह और दबाव समूह? पहला माइंड में पढ़ाते वक्त यही आ रहा है, क्या सेम है? सेम है तो किस आधार पे है? अगर डिफर है तो किस आधार पे है? तो देखो समझते हैं। हित समूह का मतलब क्या? कि नागरिक का ऐसा समूह हो, नागरिकों का ऐसा समूह हो जिससे संपूर्ण जनता के हित बढ़ाने के बजाय, मान लो कि ये पूरा जनता है और कुछ लोग यहाँ पे हित अपना समूह बना लिए हैं। कुछ लोग ये समूह बनाए, दूसरा लोग ये समूह बनाए, तीसरा लोग ये समूह बनाए। तो ये समूह बनाए हैं तो ये समूह क्या करेगा, इन सारे लोगों का हित ना देखते हुए अपने वर्ग विशेष के हितों को क्या करें, बढ़ावा दे। अपने वर्ग विशेष समूह का क्या करें, हितों को बढ़ावा दे, वो हित समूह होगा। और जब हित समूह, यही हित समूह जो हित समूह है, ठीक है, अपना एम या उद्देश्य प्राप्त करने के लिए क्या करें, दबावकारी साधनों का प्रयोग करें, तो ऐसे समूह को बोलते हैं दबाव समूह। दोनों में डिफरेंस समझो कि अपने समूह के हितों को बढ़ावा देने के लिए जो समूह बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, हित समूह बोलते हैं। और वही समूह क्या करे, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दबावकारी साधन प्रयोग करे, जैसे जैसे तोड़फोड़, अनशन, ठीक है, धमकी, लेटर देना प्रशासनिक अधिकारी को, ठीक है, धरना प्रदर्शन करना, घेराव करना, ये सब क्या है, दबाव डालने वाले साधन है। और जब हित समूह दबावकारी साधन का प्रयोग करने लगे तो फिर हम जाके दबाव समूह कहते हैं या प्रभावक समूह बोलते हैं। प्रभावक मतलब प्रभाव डालते हैं। तो भारत में हित समूह के बारे में, हित समूह कैसा है, संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टैच्यूटरी है, सांविधिक है। तो हित समूह ध्यान रखना
संवैधानिक है। और जब भी हम मेंस का आंसर लिखेंगे तो जरूर 19(1)(c) के बारे में जिक्र करेंगे कि ये संवैधानिक आधार पे बनता है, ठीक है। और इसमें संगठन बनाने का अधिकार दिया जाता है। और हित समूह बनने का आधार क्या हो सकता है? आधार क्या हो सकता है? आधार कुछ भी ले लो, आर्थिक ले लो, आर्थिक हित बढ़ाने के लिए, राजनीतिक हित बढ़ाने के लिए, या सामाजिक हित, या तीनों एक साथ आ जाए। कोई भी आधार हो सकता है अपने हित समूह बनाने का, ठीक। आई थिंक समझ रहे होगे। अब आता है दूसरा क्वेश्चन कि हित समूह और राजनीतिक दल में फिर क्या अंतर है? हित समूह अपने समूह के हितों को बढ़ावा देते हैं, तो राजनीतिक दल क्या करते हैं? राजनीतिक दल भी तो यही काम करते हैं कि जो जनता इनको चुन के भेजती है तो उन जनता के हितों को बढ़ावा देते हैं। तो फिर क्या अंतर है? तो ध्यान रखना, राजनीतिक दल जनता के एक बड़े हिस्से के हित को बढ़ावा देते हैं। मतलब कि अगर यहां से कोई, मान लो कि राजनेता चुन के गया इस क्षेत्र से एक्स, और ये गया तो इस पूरे क्षेत्र के हित को बढ़ावा देगा, ठीक है। जबकि इस क्षेत्र में हो सकता है कि हित समूह हो बहुत सारे, तो ये हित समूह क्या करेंगे? अपने वर्ग विशेष को ही क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है कि राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या है? पहला तो हमने क्षेत्र से बात कर लिया, या दायरे से बात कर लिया, आकार से बात कर लिया, तो दूसरा आ जाओ कि उद्देश्य क्या है। तो राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या है? चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ना उद्देश्य क्या है? एम चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना, यही उद्देश्य है। लेकिन जो हित समूह है, हित समूह का उद्देश्य क्या होगा? हित समूह का उद्देश्य होगा क्या सत्ता प्राप्त करने का होगा? नहीं, सत्ता प्राप्त करना उनका उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि सत्ता को प्रभावित करना उनका उद्देश्य होता है। प्रभावित करना, सत्ता प्राप्त करना नहीं, प्रभावित करना। कैसे? तो साधन जो बताया ना, साधन से कर सकते हैं, या मांग रख सकते हैं कोई अपना, ठीक है, कि उनके हित के लिए कुछ सत्ता काम करे, उस हिसाब से प्रभावित करेगा। तो दूसरा ये हुआ एक अंतर, ठीक। तीसरा क्या है कि राजनीतिक दल पूरे वर्ष सक्रिय रहते हैं। पूरे वर्ष क्यों भैया? अगर ये पूरे वर्ष सक्रिय नहीं रहेंगे तो पता चले कि चुनाव में आ रहे हैं, तो फिर तो जनता बोलेगी कि जैसे यार हम आप रहे हैं वहीं पे, हमारी बात तो सुनते नहीं है, आ गए चुनाव के समय में वोट मांगने। तो वो सक्रिय रहते हैं वर्ष भर। कोई अपना हो सकता है शिकायत दे, कुछ फंड मांगे कि हाँ साहब हमारे घर पे बीमार है तो कुछ ऐसा बनवा दो कार्ड वगैरह, तो साल भर सक्रिय रहते हैं। लेकिन हित समूह जब तभी सक्रिय होंगे जब उनके हित प्रभावित होंगे, या उन पे प्रहार किया जाएगा, हित समूह के ऊपर प्रहार किया जाएगा या शोषण किया जाएगा, या उनके हित प्रभावित होंगे, ठीक। तो ये अंतर, तीन अंतर हमने समझ लिया, ठीक। बात समझ में आया। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हित समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। तो अंतर है या तुलना कीजिए, ये वो होगा। तुलना में क्या करना होगा? अंतर के अलावा समानता भी बताना होगा। और समानता क्या बताओगे? समानता क्या है? जनता के हित के बारे में सोचते हैं, ठीक है। जनता के हित या हित, ये दोनों हितों को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान की बात करते हैं दोनों, ठीक है। समानता में क्या है? समानता में ये है कि शोषण से बचाते हैं। बोल दो ऐसे, शोषण से बचाएंगे। भले राजनीतिक दल शोषण है, लेकिन है क्या? राजनीतिक दल आ गई किसी सत्ता में तो उसका मेन तो एम यही होगा ना, शोषण से बचाना। तो ये समानता बोलते हुए अंतर कर दोगे तो तुलना हो जाएगा। अंतर पूछे तो अंतर बताना है, ठीक है। अब आ जाए भारत में हित समूह की विशेषताएं क्या है, या भारत के हित समूह और पश्चिमी हित समूह में अंतर क्या है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया कि ये क्वेश्चन क्या है कि भारत के हित समूह और पश्चिमी हित समूह में अंतर बताइए, या भारत के हित समूह की विशेषताएं बताइए। ये दोनों में से कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो फिर क्या करेंगे कि पहले हम अंतर देख लेते हैं, भारतीय हित समूह और पश्चिमी हित समूह। तो यहीं से क्लियर हो जाएगा कि भारतीय हित समूह की विशेषताएं क्या है। देखो, पश्चिमी देशों में जो हित समूह होता है वो व्यवसायिक स्तर पे होता है। कैसा होता है? वेस्टर्न में जो होता है वो व्यावसायिक होता है, ठीक है। जबकि भारत में, इंडिया में कैसा होता है? तो हित समूह व्यवसायिक भी हो सकता है, ठीक है, और गैर व्यवसायिक भी हो सकता है। जबकि वेस्टर्न में कैसा होना है? व्यवसायिक होना है। दूसरा यहाँ पे बात आएगा कि
भारत में देखो, भारत में क्या है, गैर व्यवसायिक का मतलब क्या है ये समझ लो। गैर व्यवसायिक का मतलब क्या है? व्यवसायिक का मतलब कि कोई भी प्रोफेशन से जुड़ा हो, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, ठीक है, छात्र है, मजदूर है, वो व्यवसायिक हो गया। गैर व्यवसायिक का मतलब धर्म हो गया, जाति हो गया, जाति हो गया, इनसे जुड़ा हुआ हो, भाषा हो गया, ठीक है, क्षेत्र हो गया। तो वेस्टर्न में व्यवसायिक पाया जाता है और इंडिया में व्यवसायिक और गैर व्यवसायिक पाया जाता है। और व्यवसायिक और गैर व्यवसायिक को भी समझ लिए, ये पहला क्लियर हुआ। अब दूसरा देखो, दूसरा हम बोल रहे हैं कि जो पश्चिमी वेस्टर्न वाले होते हैं वो विचारधारा के स्तर पे प्रेरित नहीं होते हैं किसी से, ठीक है, विचारधारा पे से प्रेरित नहीं होते हैं। मतलब ये स्वतंत्र होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी विचारधारा को लेके चलते हैं। ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और साथ ही साथ ये राजनीतिक दल से इनका जुड़ाव भी होता है, राजनीतिक दल से जुड़ाव होता है, राजनीतिक दल से जुड़ाव होता है, लेकिन राजनीतिक दल का क्या विचारधारा है, विचारधारा से जुड़ाव नहीं होगा, ठीक है। राजनीतिक दल से जुड़ाव मिलेगा लेकिन विचारधारा से नहीं मिलेगा। वहीं यहां पे एक और बात करें तो यहाँ पे अपने सदस्यों को, अपने हितों को क्या करते हैं, अधिक महत्व देते हैं, बढ़ावा देते हैं, ठीक है। और अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए ये राजनीतिक दल का क्या कर सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं। लेकिन भारत की बात करें तो देखो, यहाँ पे स्वायत्त नहीं होते हैं, विचारधारा से प्रेरित होते हैं, पहली बात। और विचारधारा से प्रेरित होते हैं तो इसका मतलब राजनीतिक विचारधारा से भी प्रेरित हो जाएंगे, राजनीतिक से तो जुड़ेंगे, और राजनीतिक से जुड़ने के बाद उनके विचारधारा है उनसे भी क्या हो जाएंगे, प्रेरित हो जाएंगे, ठीक है। और इनके बीच में जो हित समूह होता है भारत में, उनमें एकता की कमी होती है। एकता की कमी होने के कारण क्या होता है कि एक हित समूह दूसरे हित समूह के सामने खड़ा हो जाता है। और जब एक हित समूह दूसरे हित समूह के सामने खड़ा हो जाएगा तो अपने सदस्यों के, जो हित समूह है वो अपने सदस्यों के हितों की रक्षा नहीं कर पाता है, ठीक। अब हितों की रक्षा नहीं कर पाता है, जबकि यहाँ पे क्या है, विचारधारा से प्रेरित नहीं है और हितों की बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक विरोध कर सकते हैं। यहाँ पे राजनीतिक विरोध नहीं कर सकते हैं, दल के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं भारत में, ठीक है। तो इतना अंतर समझ में आया? अच्छा, नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट करना। पश्चिमी देशों के में विशेषकर जैसे अमेरिका है, वो विधि निर्माता है उसको प्रभावित करने का काम करते हैं। जबकि भारत के हित समूह होते हैं वो विधि निर्माता को नहीं, प्रशासक को प्रभावित करने का काम करते हैं, प्रशासक को प्रभावित करते हैं। कौन? भारत के। अमेरिका जैसे किसको प्रभावित करता है? जो विधि निर्माता है, ये प्रशासक को प्रभावित करते हैं, ठीक है। पश्चिमी देशों में अगर देखें तो जनता क्या करती है, हित समूह में को बुरे नजर से नहीं देखती है, कहाँ? पश्चिमी देशों में। लेकिन भारत में हित समूह को जनता क्या करती है, बुरे नजर से देखती है। और बुरी नजर से देखते हैं तो इसका मतलब कि उनका कुछ कार्यक्रम या वो क्रियाकलाप अच्छा नहीं होता है। तो हमने दोनों में अंतर किया तो दोनों की विशेषताओं पे अंतर ही किया है। तो भारत की विशेषताएं पूछे तो भारत की विशेषताएं हित समूह की हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर अलग से पूछे कि इंडिया की बात करें तो क्या होता है कि बताएंगे कि ये विचारधारा से प्रेरित होता है, पहली बात। कथा लिखेंगे, विचारधारा राजनीतिक दल से जुड़ा होता है, राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होता है, ठीक है। फिर बताएंगे, कहानी ऐसे ही लिखेंगे और क्या, और बोलेंगे कि ऐसा है कि राजनीतिक निर्णय के विरुद्ध नहीं जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एकता इनमें एकता की कमी देखा जाता है। कई कई बार तो देखा जाता है कि एक हित समूह दूसरे हित समूह के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि एकता की कमी होता है, अपने सदस्यों के हितों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, करते हैं, ठीक है। फिर हम कहें कि ये जनता में भारत में हित समूह को
कैसे जब देखा जाता है? तो बुरे नजर से देखा जाता है। हो गया विशेषता। लिखो बड़े बड़े अक्षर में। देखो एक बात और बता दूं, ये दिमाग में बैठा लो, यूपीपीसीएस अगर देने जा रहे हो, ठीक है, तो अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पेज दिया जाता है, ठीक है, ये 2 पेज है। अगर आप सोचो कि हम छोटे ही छोटे लिखते हैं और 1 पेज भर दें और 1 पेज पे इतना ही आके छोड़ दे रहे हैं, बाकी ये खाली है, तो यहाँ पे नंबर कम मिलेंगे। यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्ट टेक्निक अपनाना है, जो हमने नहीं किया, अपनी गलती से बता रहा हूँ। इसको फॉन्ट बड़ा कर दो और फॉन्ट बड़ा करके एक पेज में कम ज्यादा से ज्यादा 70, कितना आना चाहिए, 70 से ज्यादा कभी वर्ड आना ही नहीं चाहिए। जो 150 वर्ड लिख लेता है एक पेज में, वो गलत है, नंबर नहीं मिलेंगे, बता रहे हैं, और अच्छी भी नहीं लगेगी। प्रेजेंटेशन बनाना है तो खुला खुला लिखो कि दिखे। यहाँ पे मैप बना रहे हो, अगर कोई डायग्राम बना रहे हो, फ्लो चार्ट बना रहे हो, तो साफ साफ दिखे कि हाँ ये बोल रहा है, ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस करके लिखो। अगर 70 एक पेज में लिख रहे हो तो देखो 70 140 हो गया और 125 बोल रहा है, तो यहाँ पे आके इंड करो ना, ठीक है। 200 वर्ड में 3 पेज मिलता है, तो अगर 70 लिख रहे हो तो कितना आएगा, 210 वर्ड आएगा। तो 70 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है। अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ये बता दे रहे हैं, फिर से ऐसा ना हो। भारत में हित समूह द्वारा अपनाए गए क्या क्या साधन हैं? तो पूछा जाता है कि भारत में हित समूह पाए जाते हैं, तो हित समूह क्या है, भारत के हित समूह क्या है, और हित समूह द्वारा कौन से साधन अपनाए जाते हैं अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए। तो ध्यान रखना, साधन में हम ये कोई रटने की नहीं है। प्रेस को साधन बनाया जा सकता है, प्रेस में बताया जाएगा कि देखो हाय हम तो बर्बाद हो गए, हम तो लुट गए, हमारे समूह के लोग तो शोषण के शिकार हो रहे हैं। रेडियो से चिल्लाओ, अखबार में चिल्लाओ, टेलीविजन और संचार साधनों का, सोशल मीडिया का प्रयोग करो। करो ना कि अरे भाई हमारे लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, करो, जो भी साधन यूज कर सकते हो। फिर क्या है, ये तो हमारा नॉर्मल है सोचने का। लेकिन अब देखो, कहते हैं ना कि हित समूह है, कोई हित समूह, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कोई हित समूह है और हम प्रभावित हैं किसी चीज से, जैसे कि हमारी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, ये हम जाके हित समूह बोलने लगे, तो किस तथ्य के आधार पे बोलेगा? तथ्य रखना पड़ेगा, तो अर्थात आंकड़े एकत्रित करेगा और उसे प्रकाशित करेगा कि देखो भैया हमने आंकड़े एकत्रित किए, यहाँ के लोग 5 रुपया डेली कमा रहे हैं, अर्थात गरीबी से ग्रसित है। सरकार की नजर ध्यान केंद्रित करेंगे कि हम लोग का उत्थान करो, तो आंकड़े, जो उसमें विद्वान प्रबुद्ध व्यक्ति होगा वो आंकड़े एकत्र करेगा और उन्हें प्रकाशित करे। तो ये एक साधन जरूर रिप्रेजेंट करना, वहां बताना। विभिन्न बौद्धिक क्रियाकलाप जैसे सम्मेलन बुलाना, सेमिनार का आयोजन करना, तो प्रबुद्ध व्यक्तियों की ये पहचान है कि क्रियाकलाप करना, बौद्धिक क्रियाकलाप करना, सम्मेलन बुलाना, सेमिनार करना, उसमें आंकड़े प्रस्तुत करना, अपना पक्ष रखना, ठीक है ना। प्रशासनिक अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देना, प्रतिनिधि मंडल भेजना कि हम जाके अपना इस हित समूह के ये 2 लोग हैं, जाके उनसे अधिकारियों से मिलेगा। राजनीतिक दलों को चंदा देगा कि भैया ऐसा है ना कि हमारे ऊपर भी ध्यान रखना प्रभु, ठीक है। फिक्की, जैसे फिक्की है, फेडरल ऑफ इंडिया, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये भी एक क्या है, हित समूह है। एसोचैम है, एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये अपनी आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए चंदा देते हैं, ठीक है ना, राजनीतिक दल को। जैसे अंबानी है, अडानी है, चंदा देते हैं अपने आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए, अपने समूह को, जो उनके हित है, तो वो तो व्यक्तिगत हो गया। लेकिन फिक्की और एसोचैम क्या है, हित समूह है। दबावकारी साधन में कौन यूज करने लगे, धरना करने लगे, प्रदर्शन करने लगे, घेराव करने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे, ठीक है। तो ये दबावकारी साधन होगा, जब हित समूह इसका प्रयोग करने लगेगा तो दबाव समूह कहा जाएगा, ठीक है। भारत में हित समूह के प्रकार क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आईएएस में। तो हित समूह के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो पहले तो ये देखो कि संस्थागत हित समूह होता है। हित समूह के बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन हमें ज्यादा नहीं भागना भाई, 125 या 200 लिखना है, ज्यादा दिमाग और दही ना करो दिमाग का, सिर्फ जितना है उसको प्रेजेंट अच्छे से कर लो, बता रहे हैं, पीछे नहीं भागना है जो। तो एक हित समूह हम लेते हैं संस्थान, जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट के हित समूह होते हैं। संस्थानात्मक हित समूह, संस्थागत हित समूह जो होते हैं उसमें भारत में सबसे प्रभावशाली होते हैं, ठीक है, सुसंगठित होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, सत्ता के सबसे निकट पाए जाते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो सत्ता के समूह
निकट पाए जाते हैं। सत्ता के सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, सत्ता को यही करते हैं। तो संस्थागत में कौन कौन है ये देख लो। आईएस लॉबी है, वो हित समूह है। और ये पूछा जाता है इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है, इनकी विशेषताओं को बताओ। तो यही बताओगे कि भारत में सबसे प्रभावशाली है, सुसंगठित है, और ये सत्ता के सबसे निकट होते हैं, सत्ता को सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो देखो आईएस लॉबी कभी भी अपने हित के विपरीत अपने आईएसओ के हित को बढ़ावा देने के लिए होता है। जैसे कैट है, ठीक है ना, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ये भी एक संस्था की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। व्यवसायिक हित समूह व्यवसाय के हितों से संबंधित होता है, जैसे फिक्की हो गया, एसोचैम हो गया, एग्जाम्पल दो। जिसमें गैर व्यवसायिक कौन होता है, गैर व्यवसायिक में भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे हो गया है। जैसे राजपूतों का या सिंहों का बना है, सिंह का होता है, एक पत्रिका निकलता है राजपूत पत्रिका, तो वो पत्रिका है राजपूतों के लिए, ठीक है। क्षेत्र के आधार पे होता है। तो इनके आधार पे उदाहरण उठा लेना है। अब आ जाओ, एक समूह होता है उत्पीड़क हित समूह। उत्पीड़क हित समूह मतलब वो उत्पीड़न करता है। जैसे एग्जांपल के रूप में सिमी है, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये क्या करता है कि तोड़ फोड़ करता है, हिंसा करता है, तो इसको रखा जाता है उत्पीड़क हित समूह को। बाबर खालसा है, बाबर खालसा लिखे हैं यहाँ पे, बाबर खालसा, ये भी हिंसा, तोड़ फोड़, हत्या द्वारा अपने हितों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो हम इसी तरह बांट के लिख सकते हैं कि क्या, संस्थागत, व्यवसायिक, गैर व्यवसायिक, उत्पीड़क, इसी में सारे हित समूह आ जाएंगे। जितने प्रकार आप सोच सकते हो सारे प्रकार। तो यही 4 प्रकार लिखो ना, बस एग्जाम्पल इसमें ऐड कर लेना, एग्जाम्पल जरूर लिख लेना, सोच के देख के कहीं से भी, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हमने बताया है यहाँ पे। आलोचनाएं क्या किया जाता है हित समूह को लेके, हित समूह को लेके क्या आलोचना किया जाता है कि बहुत सारे हित समूह ऐसे होते हैं कि धर्म, क्षेत्र पे क्या करते हैं, आधारित होते हैं। धर्म क्या, और जब धर्म पे आधारित होते हैं तो संप्रदायवाद को क्या करते हैं, को बढ़ावा देते हैं। क्षेत्र पे आधारित होते हैं तो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं। इवन ये अलगाववाद को भी बढ़ावा देते हैं। तो क्या होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को क्या करते हैं, कमजोर कर देते हैं। इस बात से आलोचना किया जाता है। दूसरा है कि जो कोई प्रभावशाली हित समूह दबाव समूह का रूप ले ले, हित समूह तो है लेकिन वो प्रभावशाली हित समूह क्या कर ले, दबाव समूह का रूप ले ले। जैसे बंदी करे, धरना करे, प्रदर्शन करे, हड़ताल करे, यहाँ तक एक्सट्रीम में हिंसा करने लगे, तो फिर क्या होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या होगा, कमजोर होगा। और देखना ना, हम एक वर्ड बोलते हैं हमेशा कि अगर विकास करना है तो विवादों से दूर रहना है। ये बहुत अच्छी लाइन है, विवादों से दूर रहना है। तो विवाद कहां से होगा, विवाद होगा, संप्रदाय होगा, क्षेत्रवाद होगा, अलगाववाद होगा, नक्सलवाद होगा। अगर ये होगा तो फिर क्या होगा, तोड़फोड़ होगा, या कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, और उस क्षेत्र में विकास नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, वहां कंपनियां नहीं जाएंगे तो विकास नहीं होगा। वहां लोग निवेश नहीं करेंगे, निवेश नहीं होंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा अच्छा नहीं होगा, तो फिर विकास नहीं हो पाएगा। तो ये अर्थव्यवस्था में अगर देखें तो उस क्षेत्र में होगा, और क्षेत्र का इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, राष्ट्र पे भी पड़ेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा जब हित समूह क्या ले ले, दबावकारी समूह का स्वरूप धारण कर ले। तीसरा आलोचना हम कर सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ हमेशा आलोचना करना चाहिए। उनकी गतिविधियों के कारण नागरिकों को असुविधा होती है। हड़ताल कर लिए, रोड जाम कर लिए, तो पब्लिक क्या जाना चाह रही है, ऑफिस जाएगी या कोई हॉस्पिटल जाना है, तो असुविधा तो होगा ही। तो यहाँ एग्जाम्पल दो, ज्यादा बेटर है कि समझाने के लिए, बहुत समझाने के लिए नहीं कि रोड जाम होगा तो स्कूल वगैरह या ऑफिस जाने में, हॉस्पिटल जाने में असुविधा होगी। नागरिकों का अधिकारों का क्या होगा, हनन होगा। कुछ हित समूह तो विध्वंसकारी गतिविधियां चलाते हैं, जिससे जन धन की क्या होती है, क्षति होती है। जैसे सिमी है, एग्जाम्पल दे दिया, तो आलोचनाएं कर दी है, ठीक है। अब महत्व देखो, महत्व क्या है कि आर्टिकल 19(1)(c) में बोला गया है, तो संवैधानिक रूप से महत्व है। और भारत में बहुलवादी क्या है, देश है, बहुलवादी देश है, जिसमें धर्म, क्षेत्र, भौगोलिक आधार पर विविधता पाया जाता है, उनके अनुकूल है। क्यों, क्योंकि अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए ये क्या करेंगे, संगठित होंगे। तो जितना इनके हित बढ़ेगा उतना ही विविधता क्या होगा, सुदृढ़ होगा। वो विविधता कैसा स्वरूप धारण करेगा, सुदृढ़ का धारण करेगा, वो स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, ठीक है। हित के द्वारा प्रकाशित किए गए, जो प्रकाशित करते हैं आंकड़े, वो समाज और सरकार क्या करेगा, दोनों प्रयोग करके और उससे कुछ रिसर्च निकाल के उसके हिसाब से क्या करेगा, नीतियां चलाएगा,
कार्यक्रम चलाएगा, ये चलाएगा। भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह छोटे समूह का आवाज बन के उभरते हैं। तो हित समूह छोटे समूह का आवाज बन उभर के छोटे समूह के आवाज बन के उभरते हैं, ये भी एक महत्व है। तो महत्व लिखो, ठीक है। अब आ जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको स्किप नहीं करना। और मैं ऐसा मुझे फील हो रहा है कि 90% उम्मीद है कि 2023 के मेंस में यहाँ से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रिप्रेजेंटेशन एज पीपल एक्ट, आरपीए एक्ट जिसको बोलते हैं 1951, सीधे सीधे बोला गया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की विशेषताएं बताइए और विवाद के मुद्दे, यही दो है सिलेबस में। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम की विशेषताओं को बताने के लिए ये जान जाओ कि जनप्रति अधिनियम में कुल 11 भाग हैं। कुल कितने हैं? 11 भाग हैं। और 11 भाग उसके टोटल उस आरपीए की क्या है? विशेषताएं हैं। तो साहब 11 भाग को याद कैसे करेंगे? बात तो यहां है ना। 11 भाग हैं, वर्तमान में इसके कितने कर दिए गए? 13 भाग कर दिए गए। तो 11 भाग में 2 और बढ़ गए, 13 भाग हो गए। और यही आरपीए की विशेषताएं जब पूछे तो आपको यही बताना है। अब क्वेश्चन है, जिसको भाग याद है वो ठीक है, नहीं याद है तो भाग ना लिखे, वो 13 के 13 विशेषताएं लिख जाए। 13 नहीं लिखे, कम से कम 11 लिखे, 10 लिखे। तो ये प्रमुख विशेषताएं हैं। लेकिन जरूर बता दे कि आरपीए नहीं लिख पा रहा है, भाग एग्जैक्ट नहीं समझ रहे कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में, तो ये जरूर बता दे कि मूल अधिनियम में जो आरपीए है उसके मूल अधिनियम में 11 भाग थे, अभी 13 भाग हो गए हैं उसको चेंज करके, जो आरपीए की प्रमुख विशेषताओं को क्या करते हैं? इंगित करते हैं। और फिर बताना स्टार्ट करो विशेषताओं को, ठीक है। तो भाग 1 में क्या है? तो भूमिका है और महत्व है। आरपीए की भूमिका भूमिका के बारे में बताया गया है, इंट्रो के बारे में, और आरपीए के बारे में महत्व बताया गया। भाग 2 में क्या बताया गया है कि संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता हो और क्या योग्यता होना चाहिए, और किस आधार पर योग्यता अयोग्यता निर्धारित करना। तो भाग 2 में संसद मतलब एमपी और एमएलए की निर्योग्यता या योग्यता के बारे में बताया गया है, ठीक है। भाग 3 में आम चुनाव और मध्यवर्ती चुनाव होता है, जो मध्य अवधि में होता है, उसकी अधिसूचना से संबंधित प्रावधान है। तो जो आम चुनाव होते हैं या मध्यवर्ती चुनाव होते हैं, उनकी अधिसूचना कैसे प्रकाशित किया जाएगा उससे संबंधित प्रावधान किसमें है? भाग 3 में है। तो देखो, हमने बताया कि पहले बताया कि महत्व क्या है, महत्व कनेक्ट करो, महत्व क्या है। उसके बाद एमपी और एमएलए का हम क्या बताएं कि योग्यता और अयोग्यता की बात किया गया है। फिर बताया कि चुनाव की अधिसूचना कैसे जारी किया जाता है, उसके अधिसूचना के प्रावधान के बारे में बात किया गया, ठीक है। अब चुनाव की अधिसूचना कर दी है, जब चुनाव की घोषणा कर दोगे तो चुनाव तो कराओगे ना भाई, चुनाव की घोषणा अधिसूचना करोगे तो कराओगे। तो चुनाव से संबंधित मशीनरी और चुनाव प्रक्रिया के संचालन में संबंधित प्रावधान क्या गया? ये अगले भाग 4 में किया गया है कि चुनाव की अधिसूचना पहले जारी करोगे, उसके बाद क्या करोगे? उसकी मशीनरी, उस चुनाव से संबंधित मशीनरी क्या है, प्रक्रिया क्या है, कैसे संचालन किया जाएगा, ये व्यवस्थित करोगे। तो उसका प्रावधान दिया गया है, ठीक है। अब चौथा ई में क्या है? ई में जो जोड़ा गया कि राजनीतिक दल से संबंधित प्रावधान करोगे। तो ये सुनिश्चित करोगे, देखो कैसे हम लोग जोड़ रहे हैं, कनेक्टेड कह रहे हैं कि एमपी और एमएलए कौन बनेगा, अर्थात उनकी योग्यता के बारे में बात करोगे, या अयोग्य कब हो जाएंगे उसकी बात करोगे। इसके बाद क्या करोगे? अधिसूचना जारी करोगे चुनाव होने का, कि कैसे होगा, अधिसूचना के बारे में प्रावधान होगा। फिर चुनाव होगा, तो चुनाव होने के संबंधित मशीनरी क्या चाहिए और चुनाव के संबंधित कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए उसकी विवरण बताओगे, ठीक। प्रक्रिया के बाद फिर क्या करोगे? ये सीक्वेंस हो रहा है, हम याद करवाने की थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं। अब हो गया कि ये मशीनरी प्रयोग करेंगे, ऐसी प्रक्रिया होगा। तो फिर जो दल होंगे, उस दल के बारे में जो 4th ए में बताया है, उस राजनीतिक दल के बारे में प्रावधान करेंगे, देखो भैया इनको मशीनरी और प्रक्रिया में ऐसे ऐसे फॉलो करो, तो वो प्रावधान कर दिए। अब प्रावधान के बाद हम 5वें में आ जाते हैं कि चुनाव के विभिन्न चरण और सुरक्षा की तैनाती आदि संबंधित प्रावधान करेंगे। फिर दल को बताएंगे, फिर हम चुनाव जो करा रहे हैं उसके चरण निर्धारित करेंगे और सुरक्षा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सुरक्षा के बारे में बात करेंगे, प्रावधान। फिर 5वां ये जो जोड़ा गया नया, उसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को
चुनाव के दौरान कुछ वस्तुएं और सुविधाओं को निःशुल्क व्यवस्था करेंगे। तो चुनाव के दौरान कुछ वस्तुएं और कुछ सुविधाओं की निःशुल्क व्यवस्था किया जाएगा। कौन करेगा? ये आरपीए में बोला गया है, मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल होंगे उनके लिए। 5वें ए में कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान कुछ वस्तुएं और सुविधाओं की निःशुल्क व्यवस्था करेंगे। 6वां में क्या है कि चुनाव से संबंधित विवाद और इसका निपटारा किया जाएगा। 7वां में क्या है कि चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण और अपराधों का वर्णन किया गया है। 8वां में क्या है कि किसी सांसद या विधायक को निर्योग्यता के बारे में चुनाव के द्वारा की जाने वाली जांच प्रक्रिया का वर्णन है कि कोई एमपी हो, कोई एमएलए हो, उसको कब निर्योग बता दिया जाएगा या अयोग बता दिया जाएगा। ठीक है, और वो अयोग बताया जाएगा तो उसकी जांच कैसे होगी, उस प्रक्रिया के बारे में 8वां बताया गया है। भाग 9 में क्या बोला गया है कि उपचुनाव से संबंधित अगर उपचुनाव होगा तो उसमें क्या प्रावधान होगा। भाग 10 में क्या होगा कि चुनाव से संबंधित विविध प्रावधान जैसे वोटिंग के लिए सामाजिक जागरूकता बढ़ाना कैसे बढ़ाएं, तो चुनाव संबंधित विविध प्रावधान है। 11 में क्या है कि चुनाव से संबंधित नियम और उपनियम बनाने का अधिकार और प्रक्रिया है। 11 टोटल 11 है। आप सोचो कि हमको याद नहीं आ रहा। तो चुनाव में जो भी चीजें होती हैं वो ऐसे कहो कि आरपीए है और यहाँ पे लिखो विशेषता, अच्छे से लिखना। और ये विशेषता हम बताएं कि आरपीए में चुनाव का महत्व बताया गया है। ठीक है, या आरपीए का महत्व बनाया। अधिसूचना कैसे जारी होगा उसके बारे में बोला गया है। ठीक है, एमपी एमएलए के हम पूरा याद ना रहे कोई बात नहीं, एमपी और एमएलए की योग्यता और अयोग्यता के बारे में बोला गया। फिर क्या यहाँ पे कि चुनावी मशीनरी और प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, प्रावधान है, हर एक में प्रावधान बोलना, अधिसूचना का प्रावधान है, ये करना का। ठीक है, अगर कोई एमपी और एमएलए को क्या करना है, निर्योग घोषित करना है तो उसकी जांच प्रक्रिया कैसी हो उसके बारे में प्रावधान है। जो याद आए वही लिखना है। फिर बताओ कि भ्रष्ट आचरण क्या होता है, चुनाव के समय में भ्रष्ट आचरण उसके बारे में प्रावधान है। फिर बताओ कि इससे पहले हमने लास्ट में ये बोला था कि चुनाव संबंधित नियम उपनियम ये याद आ जाएगा। तो चुनाव संबंधित उपनियम और बनाने की प्रक्रिया है। तो ऐसे जितने याद आ जाए उतने हैं, लेकिन अगर अच्छा होगा अच्छा आंसर लिखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन अच्छे बनेंगे। सब रटने की कोशिश करना है और एक लिंक बना के रटने की कोशिश करना। ठीक है ना, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए से संबंधित समय के मुद्दे क्या हैं, वर्तमान समय में क्या ऐसे मुद्दे आए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंस के लिए। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं हम लोग आरपीए के समसामयिक मुद्दे। और यहाँ से जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं डायरेक्ट यही क्वेश्चन मिलेंगे, इसके उत्तर नहीं मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है मेंस में कि राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले चंदे से संबंधित विवाद क्या है, या राजनीतिक दलों को आरटीआई के अधीन लाना, इससे क्वेश्चन हो सकता है। राजनीतिक दल आरटीआई के तहत लोक प्राधिकारी है या नहीं, क्वेश्चन। आरपीए के भाग 2 की धारा 29B और 29C से संबंधित विवाद पूछ ले। अच्छा, ये जो धारा यहाँ पे बताएंगे ना आरपीए के, वो भाग और धारा जरूर याद रखना। और एक जगह मेरा सजेशन है कि एक पेज में बनेगा, उस बना के रख लेना, दीवार पे चिपका लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो हम पहले की डिस्कशन करते हैं कि राजनीतिक दल आरटीआई के तहत लोक प्राधिकारी है कि नहीं। राजनीतिक दल आरटीआई के तहत जो लोक प्राधिकारी है या नहीं ये बताना है। दूसरा बताना है कि आरपीए के भाग 2 की धारा 29B और धारा 29C से संबंधित क्या विवाद है। ठीक है, इस पे टिप्पणी करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, जरा सा देखो। धारा 29B आरपीए के क्या बोलता है कि कोई राजनीतिक दल किसी व्यक्ति या कंपनी से चंदा ले सकता है लेकिन 2 स्रोतों से चंदा नहीं ले सकता है। मतलब ये चंदा लेने की बात करता है कौन, 29B, और 2 स्रोतों से अपवाद करता है कि चंदा नहीं लेगा। एक तो सरकारी कंपनी से चंदा नहीं लेगा और दूसरा बताता है विदेशी स्रोतों से चंदा नहीं लेगा, 29B। तो 29C क्या है साहब धारा में, तो 29C बोलता है कि यदि कोई राजनीतिक दल 20,000 या उससे अधिक चंदा लेता है, किसी एक स्रोत से प्राप्त करता है, तो उसे इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को जानकारी देना पड़ेगा। अगर ऐसा न करे दल
जिस दल को चंदा मिल रहा है, अगर ऐसा ना करे तो उस चंदे पे आयकर में छूट नहीं मिलेगा, टैक्स में छूट नहीं मिलेगा। समझो, हमने बताया बी में क्या है, 29 बी में बोला है था कि राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल होगा, वो चंदा ले सकता है, व्यक्ति से भी ले सकता है और कंपनी से भी ले सकता है, ठीक है। लेकिन दो लोगों से नहीं ले सकता है, सरकारी कंपनी से और विदेशी स्रोत से। क्लियर कट दिमाग में बैठाना। हर 29 में बोला कि देखो भाई, अगर 20,000 या इससे ज्यादा अगर पैसा कहीं किसी व्यक्ति से ले रहे हो या कंपनी से ले रहे हो, तो उसके स्रोत के बारे में आपको बताना होगा इसी को। अगर इसी को बताते हो तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, आयकर में छूट मिलेगा। लेकिन अगर नहीं बताते हो तो आयकर में छूट नहीं मिलेगा, ये 29C बोलता है। तो विवाद क्या आया? अगर हम दोनों का कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन बी और सी का निकालें तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को लाने का मतलब था कि चुनाव में काले धन का प्रयोग नहीं होगा, कारपोरेट का राजनीतिक में प्रभाव नहीं होगा, स्वस्थ प्रतियोगिता का अभाव और छोटे दलों को नुकसान नहीं होगा, राजनीति का अपराधीकरण नहीं होगा, राजनीति का भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा अगर वो लागू होते हैं तो। लेकिन 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 अब यहां से दिमाग खोलना है। अब दिमाग खोलने का मतलब क्या है, अब जरा सा हम सोचते हैं यहाँ पे। देखो, इसके परिणाम 29B और सी का क्या हुआ। एक तो बोला कि चंदा आप व्यक्ति और कंपनी से ले सकते हो, और ले सकते हो लेकिन सरकारी कंपनी से नहीं ले सकते हो, विदेशी स्रोत से नहीं ले सकते हो। ठीक, ध्यान रखना, चंदा ले सकते हैं, बी बोला कि चंदा ले सकते हैं, चलो साहब ले लिया। दूसरा सी बोल दिया कि 20,000 से ज्यादा नहीं ले सकते, अगर लोगे तो इसी को बताना होगा। ठीक है, ये भी हो गया। तो इसके कारण चुनाव में काले धन का प्रयोग होने लगा। कैसे? कि जो चंदा मिल रहा है वो स्रोत को बताने के लिए अनिवार्य कर दिया है। अब हम स्रोत को ही नहीं बता रहे हैं इसी को कि हमारे पास कितना आय आया, वो तो हम बता ही नहीं रहे कि किसने 20,000, अरे 20,000 छोड़ो, लाख करोड़ों रुपया मिलते हैं। तो एक आदमी से करोड़ों रुपया मिलता है या कंपनी से करोड़ों रुपया मिलता है, जैसे अंबानी अडानी का नाम आता है, करोड़ों रुपया मिलता है और स्रोत का उजागर नहीं करते हैं इसी के पास। क्यों? क्योंकि टैक्स देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, काले धन का प्रयोग वृद्धि हुआ। दूसरा है कारपोरेट का राजनीति में प्रभाव बढ़ गया। अंबानी और अडानी जैसे लोग, अंबानी और अडानी जैसे लोग क्या करेंगे, पैसा देंगे तो अपने हित में क्या बनवाएंगे, नीतियां बनवाएंगे। तो कारपोरेट का राजनीति में प्रभाव पड़ने लगेगा। यही सिर्फ पैसे की बात है, चंदे की। स्वस्थ प्रतियोगिता का अभाव हो जाएगा। कैसे होगा भाई? जो बड़े दल हैं, बीजेपी है, नोट वहां पे बार बार बता रहे हैं, बताना नहीं है, बीजेपी है 100 करोड़ रुपया ले लिया किसी कारपोरेट से, और एक दल, छोटा दल है, उसको कोई चंदा ही नहीं दे रहा है, तो इसके सामने, बीजेपी के सामने ये दल टिक पाएगा क्या? सोचो, नहीं टिक पाएगा। तो फिर क्या होगा, ये दल तो हारेगा और ये पैसे के प्रभाव से चुनाव जीतता जाएगा। तो स्वस्थ प्रतियोगिता होगा? नहीं होगा। राजनीति का अपराधीकरण हो जाएगा भाई। राजनीति का अपराधीकरण का मतलब कि भ्रष्टाचार तो बढ़ावा दे रहा है ना, पैसा, चंदा, चंदा को जो बोल दिया है 20,000 का, 20,000 का स्रोत चंदा को लेने की बात हो गया है, तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अपराधीकरण बढ़ेगा। अपराधीकरण कैसे होगा कि हम, कोई ये बंदा कह रहा है कि हमने मर्डर किया है 5, तो कह रहा है कि ऐसा है, कोई दल बोले कि वो जीतने की संभावना ज्यादा है, ऐसा 100 करोड़ रुपया हमको दे दो, हम तुमको एक मंत्री का पद देंगे और जीतोगे हमारे तरफ से, और दूसरी बात है जो तुम्हारे 5 केस चल रहे हैं ना, वो 5 केस भी दबवा देंगे। ये दे दिया तो घुसा कौन? अपराध करने वाला जो था घुसा, तो अपराधी, राजनीति का अपराधीकरण हो गया, राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। अब इनकी दोनों के मिसयूज होने से क्या दुष्परिणाम हुई ये समझ रहे हो, और इसको बड़ी अच्छे से समझना, ठीक है ना। मैंने बता दिया है, अब जितना हम टाइम ले रहे हैं ना वो बेसिकली हमारे ऊपर भारी हो रहा है, लेकिन समझ में आना चाहिए। आरटीआई, आरटीआई की बात समझ लो एक, कि आरटीआई क्या बोलता है। आरटीआई एक्ट आया 2005 में, और इसमें बोला कि कोई भी लोक प्राधिकारी से सूचना मांगा सकता है। कोई व्यक्ति हो, वो व्यक्ति किससे मांग सकता है? कोई लोक प्राधिकारी से सूचना मांग सकता है। ठीक है, तो लोक प्राधिकारी कौन होते हैं? तो लोक प्राधिकारी का मतलब सरकार के किसी मंत्रालय हो,
सरकार का कोई मंत्रालय हो या उस मंत्रालय का विभाग हो या उस विभाग से संबंधित कोई व्यक्ति हो या कोई ऐसी निजी संस्था हो जो सरकार के द्वारा फंड दिया जाता है। लोक प्राधिकारी का मतलब समझो कि मंत्रालय हो, विभाग हो या इस विभाग में कोई काम करने वाला व्यक्ति हो या कोई निजी हो। निजी तभी होगा जो सरकार के द्वारा क्या हो, उसको फंड दिया जा रहा है, वो आ जाएंगे लोक प्राधिकारी। और इन लोक प्राधिकारी से कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, सूचना की मांग कर सकता है, ये आरटीआई 2005 को लगा के। अब यहां से बवाल स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले ये भी देख लो कि जन सूचना अधिकारी क्या होता है। पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्या होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इसे नियुक्त किया जाता है। जन सूचना अधिकारी को क्या करता है कि जिससे सूचना मांगा जाता है उसे वो सूचना लेके उस व्यक्ति को भेजता है। कौन? जन सूचना अधिकारी। एडीआर क्या है? एक्शन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ठीक है, एडीआर एक संस्था है, एक्शन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इसने आरटीआई का प्रयोग करते हुए, अब बवाल उठ रहा है कि आरटीआई का प्रयोग करते हुए 2013 में सभी प्रमुख दलों से उनके चंदे का ब्यौरा मांगा। कौन मांगा? एडीआर ने। तो सभी राजनीतिक दल ने कहा कि हम आरटीआई 2005 के तहत राजनीतिक दल जो है वो लोक प्राधिकारी नहीं है। और यही क्वेश्चन था कि लोक प्राधिकारी है कि नहीं है, ये बताओ राजनीतिक दल। तो एडीआर ने क्या मांगा? सूचना मांगा कि चंदा का ब्यौरा दो सभी दल से, और सभी दल ने रिप्लाई किया कि हम लोक प्राधिकारी के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब बवाल तो जाना था सुप्रीम कोर्ट के पास। तो एडीआर ने क्या किया? सीआईसी को अपील किया। सीआईसी क्या है? केंद्रीय सूचना आयोग। ये सीआईसी सबसे बड़ी संस्था है आरटीआई को अपील करने के। तो उसमें एडीआर ने क्या कर दिया? अपील कर दिया। अब सीआईसी ने निर्णय दिया कि राजनीतिक दल को चंदे का ब्यौरा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोक प्राधिकारी हैं। किसने दिया? सीआईसी ने दिया। सीआईसी मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। और कहा गया कि राजनीतिक दल, यहां पल लिखे हैं, एक पीआईओ नियुक्त करे जो सूचना दे और चंदे का ब्यौरा का अपनी वेबसाइट पे क्या करे? अपलोड करे। तो जो भी राजनीतिक दल हैं वो सब अपने यहाँ पीआईओ नियुक्त करें, और नियुक्त करें साथ ही में चंदे का ब्यौरा वेबसाइट पे क्या करें? अपलोड करें। ये सीआईसी ने बोला। अब ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, और अभी भी इस पे सुनवाई नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल ही रहा है। तो हमने क्वेश्चन उठाया था क्या? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन उठाया था इस पे कि राजनीतिक दल को प्राप्त होने वाले चंदे से संबंधित विवाद क्या है। तो हमें जब भी विवाद पूछे तो 19B और C सेक्शन की बात करना है। कौन से? भाग 2 की बात करना है। ठीक है, विवाद का। और राजनीतिक दलों को आरटीआई के अधीन लाना या मतलब लाना चाहिए कि नहीं, क्या है, सुझाव देना है। राजनीतिक दल आरटीआई के तहत एक लोक प्राधिकारी है या नहीं है। आरटीआई के भाग 2 की धारा 29B और 29 संबंधित विवाद क्या है। तीनों क्वेश्चन एक ही है और हमने सब बता दिया। ये आप समझ में आ रहा होगा। और फिर सुझाव देना है। तो अब इस पे एक ध्यान रखना कि चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट का अभी मामला विचाराधीन है, ये लिख सकते हो, लेकिन सीआईसी ने जो निर्णय दिया है उसी का पक्ष लेते हुए आपको कुछ करना चाहिए। ठीक है ना, और कुछ आधार और क्रिएटिव करना चाहिए। तो देखो पक्ष क्या है, इसके बारे में देखते हैं। एडीआर के पक्ष और विपक्ष में मूल्यांकन करने की बात कर दे तो फिर वही है, एडीआर के तर्क क्या थे कि क्यों होना चाहिए। अब देखो, राजनीतिक दल सार्वजनिक जीवन में कार्य करते हैं, सार्वजनिक जीवन में कार्य करते हैं और जनहित को बढ़ावा देने के दावा करते हैं। पहला एडीआर ने यह तर्क दिया। दूसरा बोला कि राजनीतिक दल सरकार से अनेक प्रकार की आर्थिक सहायता लेते हैं और करों में छूट लेते हैं। तो 29C में क्या बोला था? 29C में बोला था कि निजी वाले भी हो सकते हैं जो फंड प्राप्त करते हैं सरकार से, या सरकार से कोई भी फंड प्राप्त करता है वो आ जाएगा। तो ये तो लागू हो रहा है। राजनीतिक दलों को देश के कानून और संविधान के तहत अनेक अधिकार प्राप्त हैं। तो राजनीतिक दलों को शासन का अधिकार, कानून और संविधान के तहत अनेक अधिकार भी दिए गए हैं। राजनीतिक में काला धन का प्रयोग रोकने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए यह जरूरी है, ये भी बोला था। तो ये एडीआर ने पक्ष दिया था कि आरटीआई के अंतर्गत लाना चाहिए दल को। तो विपक्ष में क्या बोले दल वाले, राजनीतिक दलों का तर्क क्या था? तो दलों का तर्क था
कि आरटीआई अधिनियम के तहत राजनीतिक दलों को लोक प्राधिकारी मानना उचित नहीं है। ये दल बोलेंगे ही, राजनीतिक दलों को आरटीआई के अंतर्गत लाने में व्यवहार में उनके काम में बाधा आएगा। ये कौन सा तर्क है, काम में बाधा आएगा? तीसरा, दल ने तर्क दिया कि केवल लोक हित के उद्देश्य से काम करने से कोई संस्था लोक अधिकारी नहीं हो जाता, लोक प्राधिकारी नहीं हो जाता। ये भी राजनीतिक दल ने अपना पक्ष रखा। राजनीतिक दल ने कहा कि हम लोग दलों के अनुसार वे आयकर विभाग और चुनाव आयोग को चंदे की जानकारी देते हैं। जब जानकारी देते रहते तो इतना कहां से पैसा आता है? बट वो बोले कि हम देते हैं, ठीक है। तो मूल्यांकन करने का तो दोनों के पक्ष रख के मूल्यांकन कर सकते हो आप। और स्टैंड क्या लेना है, सीआईसी का लेना है। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया होता या अभी हाल ही में कुछ निर्णय आया हो तो हमें याद नहीं है, लेकिन निर्णय अगर आ गया होता तो हम इसी का पक्ष लेते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, अगर दूसरा क्वेश्चन इस आरपीएस है कि जेल में बंद व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है या नहीं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाग 4 के आरपीए धारा 62 क्लॉज 5 में का विवाद क्या है? भाग 4 आरपीए धारा 62 5 क्लॉज का विवाद क्या है? तो इसी से जुड़ा हुआ है। तो धारा सेक्शन 62 क्लॉज 5 क्या बोलता है कि जेल में बंद व्यक्ति या पुलिस हिरासत में रखा गया व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता। किसमें बोला है, क्या है? 62 में, कि जेल में बंद होगा तो और पुलिस हिरासत में होगा तो मतदान नहीं कर सकता, ये बात बोला गया। और भारत में चुनाव लड़ने की अनेक योग्यताओं में योग्यता यह भी है कि उसे निर्वाचक होना चाहिए। तो चुनाव लड़ने में के लिए ये योग्यता निर्धारित किया गया कि उसे निर्वाचक होना चाहिए और मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे तो मतदान देने के लिए मनाही कर दिया गया है ना सेक्शन 62(5) में, तो निर्वाचक कैसे हो गया? अब इसको आधार बनाएंगे। तो जन चौकीदार संगठन जो पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया, वेरी इंपॉर्टेंट केस, कौन? जन चौकीदार। अब जन चौकीदार ने पक्ष रखा पटना हाईकोर्ट में कि जेल में बंद व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता, अतः वह निर्वाचक नहीं है। बात तो सही है। और ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए, ये जन चौकीदार ने पीआईएल दायर करके बोला। और निर्णय में जन चौकीदार का तर्क कौन? हाईकोर्ट है, जो पटना हाईकोर्ट है, वो सही माना और कहा गया कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ सकते। इस बात को माना कौन? पटना हाईकोर्ट, कि ऐसे व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते। फिर एक केस आया मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी वर्सेस जन चौकीदार। तो एक तो पीआईएल हुआ था और सीईसी का केस आया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने अपना तर्क दिया कि जन चौकीदार का तर्क तो सही है, लेकिन संसद ने आरपीए में संशोधन कर दिया। कब? 2005 में, और कहा कि जेल में बंद व्यक्ति भले ही मतदान न करे, लेकिन उसे निर्वाचक माना जाएगा और जेल में बंद व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। तो संसद ने 2005 में क्या कर दिया? संशोधित कर दिया आरपीए एक्ट में। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना। 2005 में आरपीए एक्ट में क्या कर दिया कि जेल में बंद व्यक्ति भी भले मतदान नहीं कर सकता, लेकिन वो चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, ये संसद ने बोल दिया। अब देखो कैसे, जब भी राजनीतिकरण का बात करोगे कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, तो ये बात जरूर कहोगे कि संसद ने ऐसा नियम आरपीए एक्ट में लेके आया था संशोधन में करके कि जेल में बंद व्यक्ति भी चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। इससे राजनीति का अपराधीकरण बढ़ रहा है। तो न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। अब फिर से क्वेश्चन आ जा रहा है यहाँ पे, तीसरा। तो हमने पिछला बताया कि अब दूसरा क्वेश्चन समझ लो कि जेल में बंद व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है कि नहीं है। और भाग 4 आरपीए धारा 62 के 5वां की बात की है, में ये बात है। तो जन चौकीदार के आधार पे हाईकोर्ट में, जो पटना हाईकोर्ट में केस पीआईएल हुआ था, उसमें बोला, जो तर्क दिया था कौन? जन चौकीदार, उस तर्क को हाईकोर्ट ने सही माना और कहा कि चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक, फिर चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी जन चौकीदार के तर्क को सही माना, लेकिन तब भी उसके बाद क्या किए? आरपीए एक्ट में संसद ने संशोधन कर दिया और फिर ये दे दिया कि चुनाव लड़ सकते हैं, अर्थात अब चुनाव लड़ सकते हैं जेल में बंद। ठीक ना, अभी तक ये कहानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है या नहीं? वो तो जेल में बंद था, लेकिन अब क्वेश्चन उठ रहा है कि न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त है
और सजा प्राप्त व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है कि नहीं, और न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति संसद का सदस्य रह सकता है कि नहीं, ये भी दूसरा क्वेश्चन। और ये कौन से भाग को कन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो आरपीए भाग 2 धारा 8(3) और 8(4) को क्या कर से संबंधित है, ये दोनों, कि न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है या नहीं, न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति संसद का सदस्य रह सकता है या नहीं। ये कौन से आरपीए भाग से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, धारा 8 क्लॉज 3 या 8 क्लॉज 4 से संबंधित है। बात समझ में आया। और ये धारा जरूर याद रखना, जब भी होगा ना तो एक होता है ना प्रबुद्ध व्यक्ति की तरह व्यक्त करना, डाटा को ऐसे बॉक्स करके अगर ये लिख दिए जब इसकी बात कहीं व्यक्त करना है तो देखो कैसे नंबर में उछाल आते हैं। हमने तो इस बार बहुत कम प्रैक्टिस किया था ऐसे करने का, लेकिन हाँ इसका फैक्ट मुझे दिखा नंबर पे। ठीक है, आरपीए धारा 8(3) क्या बोलता है, 8 मतलब धारा 8 उसका क्लॉज 3 क्या बोलता है, ये बोलता है कि यदि न्यायालय द्वारा 2 वर्ष से अधिक की सजा दी जाती है तो वो सजा अवधि से लेके, मान लो 2 वर्ष दिया गया, उसको बढ़ा के 2 वर्ष से अधिक दिया, मान लो 6 वर्ष दिया, तो 6 वर्ष तक तो वो चुनाव लड़ नहीं सकता, लेकिन इसके जो सजा दिया गया है 2 से अधिक वर्ष से, उसको समाहित करते हुए उसके आगे के 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये 6 वर्ष मान लो सजा दिया गया तो आगे के 6 वर्ष चुनाव नहीं लड़ सकता, मतलब 12 वर्ष वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर वो वर्तमान में संसद का अगर सदस्य बना हुआ है जब सजा पा गया है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ये कौन से आरपीए धारा 8(3) में बोला गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो आरपीए धारा 8(4) क्या बोलता है कि ऐसा व्यक्ति 3 माह के भीतर ऊपर की अदालत में अपील कर दे, जो सजा पाया है 2 या 2 से अधिक वर्ष का क्या पाया है, सजा पाया है, तो वो क्या कर दे, जैसे हाई कोर्ट में पाया है तो वो सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दे, अपील कर दे, और उसकी अपील क्या कर ले, स्वीकृत हो जाए, तो धारा 8(3) लागू नहीं होगा, धारा 8(3) नहीं लागू होगा, ये 8(4) में बोल दिया गया, मतलब 8(3) को ही एक तरह से क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। ये तो बवाल तो होना था, बवाल कैसे हुआ अब उसको देखते हैं, 1 मिनट। अगर पढ़ते पढ़ते रहो ना तो चाय बिस्किट का मजा ही कुछ और होता है ना, क्यों, जब दिमाग वाला काम करते रहो। तो केस चला गया कहां भैया, केस 2013 में प्रहरी नामक एक संस्था थी, प्रहरी नामक, ये याद रखना, और इसके प्रमुख थे लिली थॉमस, और यही लिली थॉमस केस करके नाम से पूछ लिया गया था आईएएस में। ठीक है, तो लिली थॉमस केस आया 2013 में, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, जो धारा 8(4) था ना उसको रद्द कर दिया, सही भी किया, रद्द लायक था भी। क्या बवाल है, हाईकोर्ट में मर्डर किए, हाईकोर्ट ने सजा सुना दिया, और सुप्रीम कोर्ट में जाके ये क्या कर दिया, अपील किया, पौवा लगाया, स्वीकृत हो गया, और कहा कि इसको पेंडिंग में रखो, और ये चुनाव लड़ते रहे भाई साहब, तो बवाल तो था ना। अब चलते हैं कि तो वो पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया ना, जो धारा, और जब भी इसको है ना मर्ज करके पूछा गया है, और संभावना है, हम पहले से बता दे रहे हैं ये कि आरपीए वर्तमान समय में आरपीए की कौन कौन सी धारा से विवाद, कौन कौन धारा से विवाद है, विवाद उत्पन्न होता है, जिक्र करिए या मूल्यांकन करिए, तो सारे धारा जो पीछे बता चुके हैं वो सब आगे भी बताएंगे, उसे भी। चुनाव में धार्मिक मुद्दा उठा रहा है कोई राजनीतिक दल, तो उस पर रोक होना चाहिए कि नहीं, तो रोक का मामला, ये धारा आरपीए धारा भाग कौन से भाग से रिलेटेड है, 7 से, और धारा 123 क्लॉज 3 का मुद्दा है। तो इसमें क्या है कि बोला क्या गया था कि आरपीए एक्ट में कि चुनाव के समय कोई उम्मीदवार हो वो ऐसा करे कि हिज या हर कोई भी धर्म, नस्ल, जाति, भाषा, समुदाय के आधार पर किसी व्यक्ति के मतदान करने के लिए क्या करे, प्रेरित करे, तो मतदान करने से रोकना चुनाव के दौरान क्या माना जाएगा, प्रेरित करे, मतलब ध्यान रखना कि धर्म, नस्ल, जाति के आधार पे क्या करे, प्रेरित करे, या उसे रोके कि तुम निम्न धर्म के हो, तुम वोट ही नहीं डालना। तो इसमें आरपीए
भाग 7 में 123 क्लॉज 3 में इसको क्या माना गया? भ्रष्ट आचरण माना गया। ठीक है, अब इससे जुड़ा हुआ केस आया। केस था अभिराम सिंह बनाम सीडी कम्माचेन। ये महाराष्ट्र का केस था। महाराष्ट्र के केस में ऐसा था कि निर्वाचन क्षेत्र संता क्रूज में अभिराम सिंह और सीडी कमाचेन ने पर्चा भरा था, दोनों लोग ने, और चुनाव में धार्मिक आधार पे वोट मांगे थे। कौन? सीडी कमाचेन। दोनों ने संता क्रूज में, महाराष्ट्र के संता क्रूज में पर्चा भरा था। कौन? अभिराम सिंह और सीडी कमाचेन। और सीडी कमाचेन ने धार्मिक आधार बना के वोट मांगा था। तो सीडी कमाचेन क्या हो गए? जीत गए धार्मिक वोट से। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या निर्णय सुनाया कि चुनाव के दौरान अगर कोई धार्मिक मुद्दा उठाता है तो भ्रष्ट चुनावी आचरण माना जाएगा। लेकिन न्यायालय ने इस मामले में 123 क्लॉज 3 में हिज रिलेशन शब्द की व्यापक व्याख्या की, और हिज रिलेशन के अंतर्गत न केवल उम्मीदवार की बल्कि मतदाता के धर्म भी माना है। मतलब हिज रिलीजन में क्या है? उम्मीदवार की भी धर्म को माना है, बल्कि जो मतदान करते हैं उसके धर्म को भी माना है। ठीक, तो इसका व्यवहार में अर्थ क्या हुआ कि अगर चुनाव के समय कोई धर्म का मुद्दा उठता है तो वो भ्रष्ट आचरण था, लेकिन तब भी भ्रष्ट आचरण माना जाएगा जब उसकी उम्मीदवार के, ध्यान रखना कि ये बोला गया कि चुनाव में धर्म के आधार पे वोट लेना क्या है? भ्रष्ट आचरण है। ठीक है ना? लेकिन एक शर्त रखा कि तभी भ्रष्ट होगा जब जो उम्मीदवार होगा उसका रिलेशन उस धर्म से हो। उम्मीदवार का रिलेशन क्या हो? जिस धर्म से के प्रचार पे वो वोट मांग रहा था, तो उम्मीदवार का रिलेशन उस धर्म से होना चाहिए। मतदाता का धर्म उसमें शामिल नहीं था। मतलब इसमें मतदाता का धर्म शामिल नहीं था। तो ध्यान रखना कि हम इसको बड़ा सिंपल वे में समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग भटक जाओगे। 1 मिनट टाइम देखो, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं हम लोग इसको कि चुनाव में अगर कोई धर्म के आधार पे वोट मांगता है तो वो भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। ये कंफर्म है, उसमें बोला गया है। अब धर्म क्या है कि 2 तरह के चुनाव में पार्टिसिपेट होगा। एक तो उम्मीदवार जो खड़ा होगा वो होगा, उसका धर्म होगा, और जो एक क्या देगा, मत देगा, उसका धर्म होगा। ठीक है? तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के ये वर्डिक्ट आने से पहले क्या था? उम्मीदवार के धर्म को देखा जाता था, और ये अपने धर्म के आधार पे अगर मांगता था वोट तो फिर इसको भ्रष्ट आचरण माना जाता था। यहाँ पे मतदाता के धर्म को नहीं देखा जाता था। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में जो सुनाया, तो वो मतदाता के भी धर्म को जोड़ दिया और कहा कि इसमें मतदाता के धर्म के मुद्दे को भी शामिल किया जाएगा। अर्थात आप किसी आधार पे भी धर्म का मुद्दा नहीं उठा सकते, चाहे उम्मीदवार के आधार पे हो चाहे मतदाता के आधार, किसी आधार पे नहीं उठा सकते। अर्थात किसी तरह चुनाव में धर्म को आधार नहीं बनाया जा सकता। लेकिन साफ साफ एक बात बोला है एक्सेप्शन में, ध्यान रखना। हिंदुत्व केस है वो आगे बताएंगे। हिंदुत्व केस में ये लागू नहीं है, क्योंकि हिंदू को धर्म नहीं माना गया है। हिंदुत्व केस में नहीं लागू हुआ। ठीक है? और ये जो धर्म को आधार पे भ्रष्ट आचरण माना गया, धर्म के आधार पे वोट मांगने की, ये 7 जजों की पीठ बैठी थी, जिसमें 4:3 का वर्डिक्ट आया था। 4 लोगों ने धर्म के आधार पे वोट मांगना को भ्रष्ट आचरण बताया था और 3 लोगों ने नहीं बताया था। तो ध्यान रखना कि धर्म का आधार पे उम्मीदवार का भी होगा और मतदाता का भी होगा। अभी जो निर्णय आया, इससे पहले उम्मीदवार का धर्म को देखा जाता था। सिंपल में समझ में आ गया। अब बात आता है कि धर्म को आधार बना के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, तो इसके पक्ष और विपक्ष में निर्णय दीजिए। तो निर्णय का पक्ष क्या था? जो निर्णय दिया गया तो वो पक्ष था कि भारत कैसा है? एक सेकुलर देश है, पंथनिरपेक्ष है। सार्वजनिक जीवन में धार्मिक मुद्दे नहीं उठाए जा सकते। तो जो भी सार्वजनिक जीवन है उसमें धार्मिक मुद्दे नहीं उठाना चाहिए, ये पक्ष था।
जो रद्द करने के पीछे। दूसरा है चुनाव प्रक्रिया के निष्पक्षता बनाए रखने के लिए न्यायालय के अनुसार 123(3) की शाब्दिक व्याख्या करने के बजाय उद्देश्य मूलक व्याख्या की जानी चाहिए। तो शाब्दिक व्याख्या करने की जगह उद्देश्य मूलक बता दिया, मतदाता भी जोड़ दिया था। ठीक है, तो मतलब कहते हैं ना कि क्या आत्मा बोल रही है उसको व्याख्या करें, ना कि जो शब्द है उसको लेके पेश करें। और तीसरा बोला कि धार्मिक मुद्दे को इससे अलग रखना चाहिए चुनाव से। धर्म व्यक्ति और ईश्वर के बीच का मामला है। जो धर्म है वो व्यक्ति और ईश्वर के बीच का मामला है, और इसका स्वरूप क्या है? व्यक्तिगत है। व्यक्ति चाहे जिस धर्म को माने, जिस ईश्वर को माने, लेकिन राजनीतिक लाभ प्राप्ति के लिए इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। राजनीतिक मामला ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत है, ये सार्वजनिक है। ठीक है, लोकतंत्र है चुनाव, तो सार्वजनिक हो गया। ठीक है, तो इसमें नहीं हो सकता। जनप्रतिनिधियों की सोच और व्यवहार दोनों में पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का पक्ष था, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम जब पंथ निरपेक्षता की बात करें तो ये बात सुप्रीम कोर्ट को कोट करना चाहिए लिंक करके, कि जनप्रतिनिधियों की सोच और व्यवहार में दोनों में पंथ निरपेक्षता क्या होना चाहिए? झलकना चाहिए। ठीक है ना। निर्णय के विपक्ष में जो दिए थे 3 लोग, वो क्यों दिए थे? वो 3 लोग बोले थे कि चुनाव भले ही एक सार्वजनिक गतिविधि है, और चुनाव क्या है? सत्ता प्राप्त करने के माध्यम भी है। समाज में व्याप्त अन्याय के मुद्दे चुनाव के दौरान ही वो उठाना जरूरी होता है। तो समाज में बहुत सारे, एक देखो हमने बोला कि चुनाव क्या है? सार्वजनिक गतिविधि है, सत्ता प्राप्त करने की क्या है? माध्यम है चुनाव। और चुनाव में जो समाज में भ्रष्ट आचरण है, चाहे धर्म पे है, जाति है, आदि है, धर्म है, जाति है, आदि भी बोल दिए थे, धर्म है, जाति है, क्षेत्र है। ठीक है, अगर इससे जुड़ा हुआ समस्या है तो चुनाव में उठाना चाहिए, चुनाव में उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि धर्म का हम खिलाफ नहीं बोल सकते। क्यों? क्यों हो सकता है कि धर्म शोषण का रूप ले रहा हो, अन्याय का रूप ले रहा है, तो ये मुद्दा उठाना चाहिए धर्म का। तो वो कहा कि धर्म का उपयोग करना चाहिए चुनाव में, तो इनका पक्ष भी सही था। न्यायाधीशों के अनुसार भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? एक मौलिक अधिकार है। वो चाहे अभिव्यक्ति, किसी अभिव्यक्ति का मतलब है ना कि अभिव्यक्ति मतलब बताया था कि अभिव्यक्ति 19(1)(a) में क्या क्या आते हैं, कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, और इसे विशेष परिस्थिति में ही रोका जा सकता है। तो ये पक्ष में बोले थे। भारत का संविधान सार्वजनिक जीवन में धर्म और जाति पर आधारित है नीतियों को स्वीकार करता है। तो भारत में धर्म और जाति के आधारित नीतियों को स्वीकार करता है, अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, भारत का संविधान तो इस आधार पे भी सही है। लेकिन वो हम वरीयता क्यों 4 को देंगे? 4 को देंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है भाई, लेकिन इतना भी नहीं है, इस पे सीमाएं भी लगाएं। धार्मिक स्वतंत्रता भी है भाई, लेकिन सीमाएं भी हैं। पहले वाले को हम पक्ष में रख सकते हैं भले। ठीक है, समझ में आया? अब आ जाते हैं हिंदुत्व केस की बात किए थे वो वाले। इसमें रमेश यशवंत प्रभु बनाम प्रभाकर कुंटे और मनोहर जोशी बनाम नितिन पाटिल, 2 केस था। रमेश यशवंत प्रभु बनाम प्रभाकर कुंटे और मनोहर जोशी बनाम नितिन पाटिल। जस्टिस JS वर्मा की अध्यक्षता में ये सुनवाई हुई थी हिंदुत्व केस की। और हिंदुत्व केस क्या है, ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखो, इस केस में ऐसा बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भाई, ऐसा है कि चुनाव में हिंदू या हिंदुत्व शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि तुम चले जाओ RPA एक्ट जो हमने पीछे पढ़ा 123(3) का उल्लंघन हो रहा है हिंदू शब्द यूज करने में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हिंदू शब्द यूज किया जा रहा है तो ये भ्रष्ट चुनावी आचरण नहीं माना जाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म की बात हो रहा है। न्यायालय ने बोला हाँ, तभी भ्रष्ट आचरण माना जाएगा हिंदू को, हिंदू धर्म का या हिंदुत्व का प्रयोग से, जब सांप्रदायिक नजरिए से किया गया हो, सांप्रदायिक फैलाने के, दंगे फैलाने के हिसाब से किया गया हो, तब इसको भ्रष्ट आचरण माना जा सकेगा, अन्यथा ये नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात बोली यहाँ पे, और जो कि कहीं भी यूज कर सकते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, कहीं भी यूज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। क्या बोला कि हिंदू जो धर्म है ना, रिलीजन है, वो धर्म नहीं है। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? देखो, वो धर्म नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की पद्धति है। क्या है? जीवन जीने की पद्धति है। भारतीय जीवन पद्धति कहा जा सकता है, जो जीवन की पद्धति है भारतीय, और ये जीवन जीने की पद्धति में भारतीय संस्कृति के मूल्य पाए जाते हैं, जैसे सहनशीलता, शांतिपूर्ण अस्तित्व, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, बहुलवाद, ऐसे क्या पाए जाते हैं? सांस्कृतिक मूल्य पाए जाते हैं।
तो क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो हिंदू या हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की पद्धति है, जिसको भारतीय पद्धति, जीवन पद्धति बोला जाता है। और इसमें भारतीय संस्कृति के क्या है, मूल्य समाहित हैं, जैसे सहनशीलता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव जैसी मूल्य क्या है, इसमें समाहित है। अतः हिंदू जो शब्द है इसका व्यापक अर्थ में किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसको धर्म के रूप में करना चाहिए। और हिंदुत्व शब्द जो बोला जाए किसी चुनाव में, तो उसे भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाए। ये हिंदुत्व केस था, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो हमारा आरपीए एक्ट में जो क्वेश्चन बन सकते थे वो अच्छे से विधिवत देख लिया। कैसा लगा आरपीए एक्ट, ऐसा पढ़ा था? ठीक है, देख लेना। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखते हैं। देखो, हम सुप्रीम कोर्ट बताएंगे, हाई कोर्ट अपने आप समझ में आना चाहिए, तो ध्यान में बैठाना पैरेलल। ठीक है, आर्टिकल अलग से जब रटाएंगे ना प्री में, तो वो रटाएंगे, मेंस की बात हो रही है यहाँ पे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय की गठन की बात कौन से में बोला गया है? आर्टिकल 124 में बोला है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जो संसद तय करेगी। कौन करेगी? संसद तय करेगी। इंपॉर्टेंट प्री के लिए, ठीक है ना। तो कौन से आर्टिकल में? 124। तो क्या है योग्यताएं? तो देखो, भारत का नागरिक होना चाहिए, एक या अधिक हाईकोर्ट में लगातार जज रह चुका हो वो न्यायाधीश बन सकता है, 5 वर्ष तक या 3 वर्ष तक, देखो यहाँ पे नहीं लिखे हैं तो यहाँ लिख लेना, 5 वर्ष तक और 3 वर्ष तक एक या अधिक हाईकोर्ट में लगातार क्या हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहो, एडवोकेट रहे हो। ठीक है, परंपरागत विधि वेता हो, कार्यकाल क्या हो, 65 वर्ष की आयु तक उसका कार्यकाल हो। तो ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज नियुक्त होने का क्या योग्यता हो, तो भारत का नागरिक हो, एक या अधिक हाईकोर्ट का क्या हो, लगातार जज रह चुका हो तो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, 5 वर्ष तक या एक या अधिक हाईकोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो तो वो क्या बन सकता है। यहाँ पे कुछ डाउट है, यह 3 लिखा है तो इसको देख लेंगे, ठीक है ना। परंपरागत, ये मुझे याद दिलाना, ठीक है, कभी परंपरागत विधिवत्ता हो तो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। इनका पद मुक्ति का क्या है, 65 वर्ष पे रिटायर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। कब होते हैं? 65 वर्ष पे, ध्यान रखना। नियुक्ति क्या होता है, नियुक्ति की बात कहा गया है आर्टिकल 124 में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करेगा। किसकी बात हो रही है? सीजीआई का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की बात हो रही है कि सीजीआई की नियुक्ति कैसे होगा कि राष्ट्रपति ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करेगा जो वह उचित समझे। क्या? जो वह उचित समझे। लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श करना अनिवार्य है। समझो, जब सीजीआई की नियुक्ति करना हो तो प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा बाध्य नहीं है कि किससे परामर्श करे, जिससे उचित समझे वो उचित समझे उससे परामर्श लेके और नियुक्ति कर सकता है सीजीआई का। लेकिन सीजीआई के अलावा किसी जज का नियुक्ति करना है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? नियुक्त करेगा, लेकिन इसमें बाध्य है किसकी परामर्श लेने के लिए? सीजीआई का परामर्श लेने के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब केस स्टडी आता है, केस स्टडी यहां से ध्यान रखना। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 का केस आता है। इसमें बोला गया कि मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में वरिष्ठता का नियम लागू होगा। कौन से केस में बोला गया? एसपी गुप्ता केस में बोला गया कि जो सबसे ज्यादा एज का होगा उसको मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, जिसका ज्यादा एज होगा। किस केस में? एसपी गुप्ता केस में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, इसको हम लोग बोलते हैं ना स्कोडा, इसको स्कोरा, सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? स्कोरा। तो स्कोरा केस में 1993 में आया। एसपी गुप्ता ने बोला था क्या कि जो वरिष्ठ होगा वो सीजीआई बनेगा, लेकिन सुप्रीम स्कोरा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली लेकर आया। कॉलेजियम प्रणाली में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जज की नियुक्ति, जो जज की नियुक्ति होगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति, वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और किसके सलाह पे किया जाएगा? अगर कॉलेजियम सिस्टम की तरह सलाह पे किया जाएगा। ठीक है, और कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होंगे।
तो कॉलेजियम सिस्टम में कितने होंगे? 5 मेंबर होंगे। 5 मेंबर में एक क्या होगा? सीजीआई होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, और 4 सुप्रीम कोर्ट के क्या होंगे? वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे कॉलेजियम प्रणाली में। और फिर जो ये सलाह देंगे प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट क्या करेगा? उनको जज नियुक्त करेगा। कॉलेजियम के द्वारा बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। तो ध्यान रखना कि कॉलेजियम में जब भी निर्णय लिया जाएगा कि किसका सजेशन दिया जाए, तो बहुमत से होगा। तो उसमें बहुमत इंपॉर्टेंट है सीजीआई का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बहुमत होना अनिवार्य है, और उसके साथ साथ 2 अगर दे दे तो 3 लोग हो जाएंगे। तो 5 में 3 लोग हो जाएगा, तो 3:1, तो वो क्या हो जाएगा? सहमति मान लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसमें कॉलेजियम सिस्टम में सीजीआई का अनुमति सहमति अनिवार्य है। उसके अलावा 2 होने चाहिए, तभी कॉलेजियम प्रणाली में जिसको रिकमेंड किया जाएगा वही जज बनेगा जब प्रेसिडेंट बनाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। कॉलेजियम में नहीं समझ में आया, देखो एक बार और बता रहे हैं। कॉलेजियम का कौन सा है? तो स्कोरा केस है। स्कोरा केस कब आया था? 1993, और 1993 में ही कॉलेजियम प्रणाली आई थी, कॉलेजियम सिस्टम आया था। इसमें बोला था कि देखो, सीजीआई की नियुक्ति, या ये छोड़ो, सीधे कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम में 5 लोग होते हैं, जिसमें एक होता है सीजीआई, और 4 होंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज होंगे। अब क्या करेंगे कि इस पे किसी जज की सिफारिश किया जाएगा नियुक्ति के लिए प्रेसिडेंट को, तो वो सिफारिश किया जाएगा बहुमत में, और बहुमत में सीजीआई तो होना जरूरी है, प्लस 2 और होंगे, तो ये बहुमत प्राप्त हो जाएगा। बहुमत प्राप्त हो जाएगा और फिर प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा रिकमेंडेशन। तो इसमें सीजीआई का बहुमत सहमति लेना जरूरी है, और साथ में 2 का। फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा? उन जिनकी सिफारिश किया गया होगा उस जज की नियुक्ति कर देंगे। ठीक है, ये कॉलेजियम प्रणाली में है। ठीक है, अब क्या है कॉलेजियम प्रणाली की कमियां पूछा जाए, मूल्यांकन करने की बात कहें तो देखो, पहला कमियां या आलोचना बोले तो आलोचना क्या होगा कि यह 124 से सुसंगत व्याख्या पे आधारित नहीं है। ठीक है, सुसंगत व्याख्या पे आधारित नहीं है, पहला आलोचना ये होगा। विश्व के सभी देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो प्रशासनिक या कार्यपालिका की शक्ति मानी गई है, ठीक है, कार्यपालिका की शक्ति मानी, जैसे कि यूएस में एग्जांपल दे सकते हो कि प्रेसिडेंट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्ति करता है। तो यहाँ पे एक बताएंगे कि आर्टिकल कमी में बताएंगे कि 124 की सुसंगत व्याख्या नहीं है। दूसरा बात है कि विश्व में अधिकांश देशों में कार्यपालिका क्या करती है? नियुक्ति करती है, उसमें नियुक्त करने की शक्ति होती है। फिर आर्टिकल 50 में बोला गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 50 के खिलाफ है ये। फिर बताओगे कि कॉलेजियल सिस्टम में भाई भतीजावाद बढ़ावा दिया रहा है। लगभग 56% भाई भतीजावाद से ग्रसित है। 56% डाटा बता सकते हो। 2015 में 99वां संविधान संशोधन आया, और 99वें संविधान संशोधन में 124A, 124B और 124C जोड़ा गया आर्टिकल। ठीक है, ये अलग है, ये आलोचना इतना कर सकते हैं। और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, मतलब इसमें नेशनल जुडिशियल एनजीएसी की बात की गई। कौन सी? 99वें संविधान संशोधन में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है बताया गया था। 99 में क्या रखा गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता, भले रद्द हो गया, लेकिन ये बहुत अच्छा कदम था। इसमें प्रावधान था कि इसका अध्यक्ष जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, मतलब अध्यक्ष कौन होगा? सीजीआई होगा। ठीक है, वो प्रेसिडेंट होगा। अन्य 2 सदस्य सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज होंगे, मतलब सीजीआई के अलावा प्लस 2 वरिष्ठतम जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, जो चौथा सदस्य होगा वो भारत का विधि मंत्री होगा। तो चौथा सदस्य कौन हो गया? विधि मंत्री हो गया। एक सीजीआई, 2 सुप्रीम कोर्ट के जज, एक विधि मंत्री, 4 हो गए। 5वां और 6वां की बात किया गया था कि 5वां और 6वां मतलब 2 व्यक्ति क्या होंगे? ख्याति लब्ध व्यक्ति होंगे। ख्याति लब्ध मतलब वो बहुत ज्यादा उन लोगों का परचम होगा, बहुत ज्यादा वो जानते होंगे। ठीक है, और ये क्या किए जाएंगे? 2 लोग मनोनीत किए जाएंगे। ये ख्याति लब्ध व्यक्ति होंगे, ये मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, और इन जो मनोनीत किए जाएंगे 2 ख्याति लोग, ये एक समिति के सिफारिश पे बनाएंगे। और ये समिति कौन होगा? समिति में 3 लोग होंगे,
एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, सीजेआई होगा, ठीक है, और उसके बाद प्रधानमंत्री होगा और विपक्ष का नेता होगा, अपोजिशन पार्टी का लीडर होगा, ठीक है। तो ये इनके द्वारा चुना जाएगा, ये बात बोला गया। मतलब अभी तक हम समरी करें तो देखो हुआ क्या कि हमने कहा कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कितने मेंबर आएंगे, 3 मेंबर, एक सीजीआई आ जाएगा, एनएजेसी की बात हो रही है, ठीक है, 99वें संविधान संशोधन, सीजीआई आ जाएगा, 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ हो जाएगा, ये बात हुआ। फिर हमने कहा कि यहाँ पे विधि मंत्री होगा। चौथा हमने बोला कि 2 लोग क्या होंगे, ख्याति लब्ध लोग होंगे, और इनका चुनाव कौन करेगा, पीएम करेगा, ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी का लीडर होगा, ठीक है, सीजीआई इसमें इंक्लूड रहेगा, और प्लस 2 अन्य मंत्री होंगे, ठीक है। ये मेन 3 लोग होंगे, इनकी समिति की सिफारिश पे ही 2 लोग ख्याति लब्ध बनाए जाएंगे। ये प्रावधान था एनजीएसी में, ठीक है, एनजैक में। तो फिर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड स्कोरा का केस आया 2015, स्कोरा केस आया 2015 में, और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संशोधन को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, ये बात था। अब आ जाओ कॉलेजियम का पक्ष लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। कॉलेजियम के पक्ष में बोला कि संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता निश्चित की गई है, ठीक है गुरु, ठीक, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है, जबकि 99वें संशोधन में हस्तक्षेप करता है। 99 में क्या है कि एक समिति आ गई और एक विधि मंत्री आ गया, यही तो वो हस्तक्षेप करता है, इसके ऊपर आक्षेप लगा। दूसरा बोला कि न्यायालय के अनुसार केवल जानकार व्यक्ति और न्याय के विशेषज्ञ व्यक्ति को ही जज होना चाहिए, और उसके बारे में कौन लेगा निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के जज ही उनको जांच कर सकते हैं कि वो जानकार हैं कि नहीं, न्याय के विशेषज्ञ हैं कि नहीं, और कोई नहीं कर सकता, ठीक। मतलब उसका कहना था कि विशेषज्ञता की पहचान कार्यपालिका नहीं कर सकते, न्यायाधीश ही कर सकते हैं। कार्यपालिका के हस्तक्षेप से नियुक्ति की प्रक्रिया पे राजनीतिकरण हो जाएगा। तो ये बोला कि अगर कार्यपालिका हस्तक्षेप करेगी तो जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो उसका राजनीतिकरण हो जाएगा। आर्टिकल 124 में सलाह शब्द का अर्थ सहमति माना जाना चाहिए, ये बात बोला उसने, 124 में सलाह की जगह सहमति माना जाना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं न्यायाधीश की पद मुक्ति की बात। न्यायाधीश की पद मुक्ति की बात करें तो देखो न्यायाधीश को कैसे, हम बार बार बोले थे कि अगर हटाना है इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज के समान हटाए जा सकते हैं। किसकी बात बोले थे, नहीं समझ में आया, इसी के बारे में बोला था, जो सीईसी है, सीईसी को हटाना है, और भी है। अच्छा कमेंट करके बताओ कितने को बोला था ये ढूंढ के, और मुझे मैसेज चाहिए जब कोई वीडियो देखेगा, देखते हैं कौन पहले बताता है, ये ढूंढ के बताए कि न्यायाधीश की जैसे पद मुक्ति की और किसकी प्रावधान है, ठीक है। हम चलो ऑप्शन दे दे रहे हैं, कैग, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, ईसी है मतलब सीईसी, और चौथा हम ले किसको बोल दें, फाइनेंस कमीशन के मेंबर, मतलब फाइनेंस कमीशन का मतलब कि फाइनेंस वित्त क्या होता है, वित्त आयुक्त, ठीक है, तो वित्त आयुक्त का बात है, इनमें से ही ढूंढ के बताओ हमें, ठीक है। चलो इतना काम दे दिया। अनुच्छेद 124 क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को 2 आधारों पे हटाया जा सकता है, कौन से, 24वें में, 124वें में। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज को 2 आधार पे ही हटाया जा सकता है। तो प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से 2 आधार हैं, तो अक्षमता का अधिकार, अक्षमता का आधार होता है, और दूसरा क्या, साबित कदाचार। साबित कदाचार हो जाए, ऐसा नहीं कि कदाचार, साबित कदाचार हो जाए तो, और अक्षमता के आधार बना के इन सुप्रीम कोर्ट के जज को हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। अब देखो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को और हाई कोर्ट के जज को हटाना है तो प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकते हैं, मतलब राज्यसभा या लोकसभा, ये किसी भी सदन में होना चाहिए, लेकिन शर्त 2 पूरी होनी चाहिए। 2 शर्त होगा तभी हम ये प्रस्ताव हटाने के लिए लाएंगे। अगर लोकसभा में लाया जाता है तो 100 सदस्यों का क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री और मेंस में जब भी बात होंगे तो पहला ये है कि जिस सभा में लाया जा रहा है
तो उसमें उन जो मान्य सदस्य हैं उनका हस्ताक्षर होना चाहिए, अर्थात लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर, पहला शर्त। दूसरा है कि 14 दिन पूर्व सूचना जज को देना आवश्यक है। 14 दिन वेरी इंपॉर्टेंट प्री के लिए, तो 14 दिन पूर्व सूचना देना जरूरी है, और ऐसा ही प्रेसिडेंट में भी है। ठीक, अब क्या होगा कि यहां से समझो कि जिस सभा में लाया गया, जैसे हम लोकसभा की बात करें कि लोकसभा में लाया गया, तो लोकसभा में 100 लोग क्या किए, हस्ताक्षर कर दिए, वो आ गया प्रस्ताव कहां पे, लोकसभा में। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्पीकर है लोकसभा का, वो जांच समिति बनाएगा। क्या बनाएगा, जांच समिति। और जांच समिति कितने सदस्यीय होगा, फिर से प्री का इंपॉर्टेंट 3 सदस्यीय होगा। इसमें 3 में एक क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा, एक क्या होगा, हाईकोर्ट का न्यायाधीश होगा, और एक क्या होगा, विधि रूप से पारंगत होगा। ठीक है, पारंगत विधि वेता होगा, तो एक विधि वेता होगा। 3 सदस्य की जांच समिति बनाई जाएगी। अब ये जांच समिति, जो जांच समिति है, ये 2 काम हो सकता है कि निर्दोष घोषित कर दे। निर्दोष घोषित कर दे तो फिर प्रस्ताव क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। प्रस्ताव क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। लेकिन यह अगर दोषी पाया जाएगा तो फिर प्रस्ताव क्या हो जाएगा, प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा। प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा, और प्रस्ताव सदन में आएगा तो सदन में मतदान किया जाएगा। ठीक है, और विशेष बहुमत से अगर ये पारित हो गया प्रस्ताव, तो फिर दूसरे सदन में जाएगा। और दूसरा सदन कौन होगा, हमने लोकसभा लिया है तो राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, अब राज्यसभा में जाएगा तो फिर दूसरे सदन में क्या होगा, यहाँ पे मतदान होगा। मतदान होगा और प्रस्ताव क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा, और फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट के पास सहमति मिलेगा और उसको क्या कर देगा, हटा देगा। तो ये पूरा प्रश्न है कैसे हटाया जाता है, तो सिंपल हम फ्लो के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। ये रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट समझना है। ठीक है, अब आ जाओ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना होगा। मतलब लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित होना होगा, और पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा पद मुक्त किया जाता है, जो बताया। अब पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज को पे महाभियोग का प्रयोग लगाया जाता है, तो नहीं, महाभियोग नहीं होता है। राष्ट्रपति स्वतः पद मुक्त होता है, पर जज को राष्ट्रपति पद मुक्त करता है, इसलिए महाभियोग शब्द नहीं लगाया जाता है। सिर्फ राष्ट्रपति के लिए होता है। क्यों, क्योंकि वो स्वतः पद मुक्त हो जाता है, इसलिए महाभियोग कहा जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना, जज को राष्ट्रपति हटाता है, इसलिए महाभियोग शब्द नहीं यूज हुआ है 124 में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए। और आल दो प्रेसिडेंट को भी हटाने का यही तरीका है, लेकिन राष्ट्रपति हटता है, वो स्वतः पद मुक्त होता है, इसलिए महाभियोग बोलते हैं। ठीक है ना, आर्टिकल 61 के तहत। अब आ जाओ सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, तो देखो, एक क्षेत्राधिकार है जिसको बोलते हैं आरंभिक क्षेत्राधिकार या प्राथमिक क्षेत्राधिकार। इसमें क्या होता है, एक होता है इसी में अनन्य क्षेत्राधिकार, इसी के अंतर्गत आता है। अनन्य क्षेत्राधिकार मतलब आरंभिक या प्राथमिक क्षेत्राधिकार के अंदर एक अनन्य क्षेत्राधिकार, और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। अनन्य क्षेत्राधिकार में कौन आएगा, केंद्र और राज्य के बाद, राज्य में विवाद हो रहा है तो वो कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, ये प्राथमिक क्षेत्राधिकार है। अंतरराज्यीय विवाद हो, 2 राज्यों में विवाद हो, तो वो ये मामला कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, ये प्राथमिक क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया से कोई विवाद हो तो वो कहां जाएगा, प्राथमिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के अनन्य क्षेत्राधिकार, प्राथमिक अनन्य क्षेत्राधिकार क्या है, 3 ही है, ये ध्यान रखना। समवर्ती क्षेत्राधिकार में क्या है, मौलिक अधिकार से संबंधित जो आर्टिकल 32 में प्रयोग किया जाता है, 5 प्रकार के रिट जो बताया था, वो आ जाएंगे समवर्ती क्षेत्राधिकार में। ठीक है ना। अब देखो, दूसरा है क्षेत्राधिकार कौन, अपीलीय। अपीलीय में क्या होगा, जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है उसमें संवैधानिक आएगा, दीवानी आएगा, अपराधी आएगा, और विशेष अनुमति आएगा। फिर चौथा होगा अभिलेख न्यायालय के रूप में क्षेत्राधिकार। 5वां होगा पुनरीक्षण अधिकार, और छठा, अरे दूसरा है तो हम गलती कर दिए, ये तीसरा होगा पुनरीक्षण, चौथा, और 5वां क्या होगा, सलाहकारी अधिकार। तो इतने अधिकार हैं। अब देखो, एक बार अधिकार को देख लेते हैं। देखो, हमने कहा प्राथमिक अधिकार, क्योंकि यहीं से जब पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट का कितने प्रकार का अधिकार है तो आपको यही बताना होगा। प्राथमिक के 2 पार्ट बताया, अनन्य और समवर्ती। दूसरा बताया हमने अपीलीय, अपीलीय क्षेत्राधिकार, और अपीलीय क्षेत्र अधिकार का हमने बताया 4 प्रकार। ठीक है, 4 में कौन, संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक और विशेष अनुमति।
और तीसरा बताया अभिलेख न्यायालय के रूप में क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय में, और चौथा बताया पुनरीक्षण का अधिकार, और पांचवा बताया सलाहकारी अधिकार। ये 5 प्रकार के अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक, अब आ जाते हैं आगे। आरंभिक या प्राथमिक क्षेत्राधिकार में क्या है कि आरंभिक क्षेत्राधिकार के वे मामले होते हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में उठाए जाते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में, और कहीं नहीं, हाई कोर्ट में नहीं, ये ध्यान रखना। प्रारंभिक या आरंभिक क्षेत्राधिकार सीधे सुप्रीम कोर्ट में आओ। और इसके हमने 2 बताया था, अनन्य और एक समवर्ती। ठीक है, समवर्ती में आर्टिकल 32 है। तो अनन्य प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में वे मामले शामिल होते हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में उठाए जाते हैं और केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही उठाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अनन्य, और कोई कहीं नहीं। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन से हैं? वे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में उठाए जाते हैं लेकिन उन्हें अन्य न्यायालय में भी उठाए जा सकते हैं। तो अनन्य और समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार समझ रहे हो? जब भी प्राथमिक क्षेत्राधिकार बोले तो अनन्य क्षेत्राधिकार और समवर्ती प्राथमिक क्षेत्राधिकार को घोषित करना, बताना है, और ये बताना है कि अनन्य में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ये मामले उठाए जा सकते हैं। समवर्ती में वो है कि सुप्रीम कोर्ट में उठाए जा सकते हैं लेकिन अन्य में हाईकोर्ट में भी उठाए जा सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो अपीलीय क्षेत्राधिकार, एक बोला संवैधानिक मामलों के अपील। संवैधानिक मामले के अपील में का मतलब कि यदि किसी मामले में संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है, अगर संविधान की व्याख्या करना है तो वो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा कि व्याख्या करो। उच्च न्यायालय को हाईकोर्ट को ऐसा प्रमाणित कर दे कि किसी मामले में संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है तो संवैधानिक मामला बोला जाता है। तो हाईकोर्ट ऐसा प्रमाणित कर दे या ऐसा लगे कि व्याख्या करना अनिवार्य है। तो इसमें देखो पहला ये था। दूसरा क्या है, दीवानी मामले में अपील। यदि किसी मामले में, दीवानी मामले में अपील कब किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं कि दीवानी मामले में कब अपील किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से प्री के क्वेश्चन है, बड़ा अच्छे से समझना, बड़ा सिंपल है लेकिन इतना डरावना दिया है ना उसमें, उससे डर लगता है। देखो दीवानी मामले में अपील सुप्रीम कोर्ट में कब किया जा सकता है, संसद के कानून की व्याख्या संबंधित जनहित का प्रश्न हो तब हो, कि संसद ऐसा कानून बना दे और फिर उस कानून से कुछ जनहित का प्रश्न उठे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाणित कर दे कि ये हम जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में दीवानी मामले में, तो हाई कोर्ट क्या कर दे, ऐसा प्रमाण पत्र दे दे तब भी जा सकता है दीवानी मामला, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक। आपराधिक मामला, आपराधिक मामले में देखो अपील कब किया जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट में कब जा सकता है। सिंपल था उधर लेकिन ये थोड़ा टेढ़ा है। देखो ऐसा है कि हाई कोर्ट के नीचे जो होता है वो होता है, उसको सत्र न्यायालय बोलते हैं, सत्र न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, और हाई कोर्ट के ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कब जा सकता है, एक ऐसा हो कि सत्र न्यायालय क्या कर दे कि निर्दोष सिद्ध कर दिया जाए, सत्र न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को क्या कर दे, निर्दोष सिद्ध कर दे, और हाईकोर्ट क्या कर दे, हाईकोर्ट उसको दोषी सिद्ध कर दे। सत्र न्यायालय निर्दोष, हाईकोर्ट क्या कर दे, उसे दोषी सिद्ध कर दे, और दोषी सिद्ध करता है साथ में उसको फांसी दे दे, फांसी दे दे, या 10 वर्ष या 10 से अधिक क्या कर दे, सजा सुना दे, कौन, हाई कोर्ट। तब ऐसे कंडीशन में वो व्यक्ति कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। पहला केस कि सत्र न्यायालय निर्दोष घोषित किया, हाई कोर्ट ने दोषी घोषित किया और फांसी की सजा दे दी या 10 साल का ऊपर सजा दे दिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आपराधिक मामले में। दूसरा क्या है कि हाई कोर्ट बोले, हाई कोर्ट सत्र न्यायालय से बोले कि तुम ये केस नहीं देखोगे, ये केस हम देखेंगे, हमारे पास भेजो, तुम कोई निर्णय नहीं सुनाओगे, और फिर वो निर्णय सुना दे फांसी। मतलब कहीं ना कहीं लोचा तो है, मंगा के और उसके बाद सुना रहा है 10 वर्ष की सजा, तो फिर कहां चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। और तीसरा क्या है कि हाई कोर्ट ऐसा कह दे कि भैया ये मामला अपील योग्य है, कहां, सुप्रीम कोर्ट में, तो ये तो हमेशा बनेगा। लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब चौथा है विशेष अनुमति याचिका में अपील। तो विशेष अनुमति, स्पेशल अपील जो बोला जाता है, ये किसी में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया जाता है और किसी के निर्णय के विरुद्ध किया जाता है, हाई कोर्ट या किसी निर्णय में। जैसे कि अक्सर सुनने में आता है कि यूपीपीसीएस ने हाई कोर्ट में किया है, हाई कोर्ट ने
किया कि परीक्षा रद्द हो गया, तो बीसीएस अपील करता है कहाँ जाके, सुप्रीम कोर्ट में, साहब बचा लो। ठीक है, तो वैसे ही है कि विशेष अपील में क्या होगा कि कोई ने किसी ने निर्णय सुनाया और उस निर्णय में से बच के खिलाफ विशेष अनुमति मांगता है, याचिका दायर करता है सुप्रीम कोर्ट में, और याचिका दायर करता है तो उसकी अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, विशेष अनुमति याचिका कोर्ट मार्शल का नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि कोर्ट मार्शल ने सुना दिया तो चलेगा कि विशेष अपील कर दे, तो ध्यान रखना कोर्ट मार्शल का नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट प्री के लिए। अब देखो सलाहकारी क्षेत्र, सलाहकारी क्षेत्राधिकार होता क्या, तो सलाह लेने का क्षेत्राधिकार आर्टिकल 143 में है। इसमें है कि राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से प्री के क्वेश्चन बनेंगे तो गलत होने हैं। अब सुनो, सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, ये बात प्री के लिए याद रखना कि सर्वोच्च न्यायालय प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। यदि मांगी गई सलाह का संबंध संविधान से लागू होने की तिथि, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले की है, कि कोई संधि है, कानून है, तब बाध्य है। मतलब संविधान लागू होने से पहले कोई संधि है और कानून है और उस पर क्या राष्ट्रपति सलाह मांग रहा है, तो आप उसके लिए बाध्य है, सुप्रीम कोर्ट क्या करना है, सलाह देना ही है। अन्यथा इसके इतर सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट प्री के लिए। तो 143 का महत्व यह है कि इसके द्वारा कार्यपालिका किसी विवादित विषय पे न्यायपालिका का मत जान लेती है और कार्यपालिका को आदेश जारी करने में विधायिका को कानून बनाने में सहायता मिलती है। सिर्फ 143 में यही इसका महत्व है कि न्यायपालिका का मत जान लेती है और कार्यपालिका का उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रही है, कार्यपालिका उसको पता चल जाता है तो आदेश जारी कर सकती है या कानून बनाने में मदद मिल सकता है। ऐसा ना हो कि आर्टिकल 35 लगा के 13 लगा के रद्द कर दे, ठीक है ना, तो ये डर बना रहता है। पुनर्निरीक्षण क्षेत्राधिकार, पुनर्निरीक्षण का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही निर्णय पे पुनर्विचार करने का और उसे बदलने का अधिकार है। किसको, सुप्रीम कोर्ट को। इसी को बोलते हैं पुनर्निरीक्षण क्षेत्राधिकार। बेंच की कई रूप होते हैं। एकल पीठ होता है जब एक न्यायाधीश सुनवाई करता है। पुनर्निरीक्षण क्षेत्राधिकार समझ गए ना, कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी ही निर्णय पे पुनर्विचार करके उसे बदलने का अधिकार होता है, उसको पुनर्निरीक्षण बोला जाता है। एकल पीठ मतलब एक न्यायाधीश, खंडपीठ मतलब जब इससे ज्यादा जज सुनवाई कर रहे, डिवीजन बेंच का मतलब, या बेंच लिखा है, बेंच कर लेना। संविधान का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब है कि कम से कम 5 जज होना चाहिए, ठीक है, और अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जितनी कैपेसिटी है, जितने जज हैं, अधिकतम हो सकते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। पुनर्निरीक्षण का कार्य हमेशा बड़ी पीठ करती है, तो ध्यान रखना पुनर्निरीक्षण का काम बड़ी है। जैसे 7 जजों का अगर पुनर्निरीक्षण करना है तो 9 जज ही करेंगे, 9 जजों का करना है तो 11 करेंगे, 11 का करना है तो 13 जज करेंगे, ऐसे। तो 13 जजों की पीठ केशवानंद भारतीय केस में बना था और 11 जजों की पीठ बनी थी मिनर्वा मिल में, तो ये ध्यान रखना बस प्री के लिए, ठीक। तो ये हमारा आज का सेशन खत्म होता है। चलिए, थैंक यू सो मच, और कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा।